मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि कमज़ोर वर्गों में कोई इंडिपेंडेंट वॉइस खड़ी हो। घर के पुराने लोग पुराने ही रहते हैं, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। उनको लगता था कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हो जाएगा तो शायद एक नई तरह की पॉलिटिक्स जन्म लेगी। मेरा नाम आज़ाद है, मुझे आप आज़ादी के साथ ही लड़ने दें, तो उस पर स्वीकार नहीं हुए तो बात खत्म। सदन से वर्कआउट नहीं करें, क्योंकि हम भेड़ नहीं हैं कि किसी के पीछे पीछे जाएंगे। हम बहुत सारे करोड़ों लोगों की उम्मीद है। क्या पार्लियामेंट 16 के डायलॉग सुनाने के लिए? आज की जो चर्चा है उसकी शुरुआत मैं कुछ आंकड़ों से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी 1.5 लाख वोट, समाजवादी पार्टी 4,10,000 वोट, बहुजन समाज पार्टी 4,99,000 वोट। ये जो आंकड़े मैं अभी बता रहा हूँ, ये हाल ही में हुए चुनाव में नगीना लोकसभा क्षेत्र में इन पार्टियों के हार के मार्जिन है, और इनको इतने फासले से शिकस्त देने वाले आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, पहली बार के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद चंद्रशेखर जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 2017 के सहारनपुर आंदोलन से सुर्खियों में आने वाले चंद्रशेखर सहारनपुर के छुटमुलपुर गांव से आते हैं। एक साधारण परिवार से हैं। इनके पिताजी स्कूल में टीचर हुआ करते थे, और स्कूल और कॉलेज में दलितों के साथ होने वाले व्यवहार से उत्तेजित होकर इन्होंने 2007-8 में एक सामाजिक संस्था जिसका नाम है भीम आर्मी, उसकी स्थापना की, जो कि शुरुआत में जिसने पाठशालाएं खोली सहारनपुर में और बच्चों को पढ़ाया, और वहाँ से जो है वो दलितों के छोटे मोटी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने से जो सामाजिक एक आंदोलन इन्होंने शुरू किया, वो आज आज़ाद समाज पार्टी बन के उभरा है और अब वो संसद में पहुंच चुके हैं। ये सफ़र हालांकि आसान नहीं रहा, कई बार जेल गए। रासुका में तो लगभग 1 साल जेल में रहे, पुलिस की लाठियां खाई, पिछले साल बंदूक की गोली भी खा ली, और अब जब ये संसद में पहुंचे हैं तो कई हलकों में ये चर्चा है कि बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने में चंद्रशेखर जी की अहम भूमिका हो सकती है। तो चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नगीना लोकसभा सीट में जो ऐतिहासिक जीत आपने दर्ज की है वो कैसे संभव हो पाया, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, आपने क्या क्या किया? मेरे आज भी याद है कि जब मैं जेल से आया था तो पहली बार अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए कहीं गया तो वो इंडियन एक्सप्रेस का यही दफ्तर था, और शायद होस्ट भी दीप्तिमान तिवारी कर रहे थे। मेरे आज भी याद है, तभी से हमारी मित्रता है। पत्रकारों से मित्रता वैसे ठीक भी नहीं है, लेकिन मित्रता तो होनी जरूरी, क्योंकि पत्रकार भी तो इंसान ही होता है। ये प्लेटफार्म है जिसने सबसे पहले मेरी बात लिखी थी जेल से आने के बाद। अपने पुराने साथियों को नहीं भूलना चाहिए। तो एक करेक्शन करने के बाद मैं जवाब दूंगा। भीम आर्मी की शुरुआत हमने 2013 में की थी, 7-8 में नहीं की थी, क्योंकि अगर इंडियन एक्सप्रेस भी कुछ गलत छाप देगा तो खराब हो जाएगा, और ये मैं नहीं चाहता। तो 2007-8 में हमने एक सोशल मूवमेंट स्टार्ट की थी, लेकिन भीम आर्मी का काम हमने 2013 में किया। 2014 में हमने इसको नाम दिया मूवमेंट को भीम आर्मी, भारत एकता मिशन। 21 जुलाई को, जो इसी महीना, ये जुलाई का महीना 21 तारीख आ रही। और रही बात नगीना की, तो मैंने सभी पार्टियों से बात की थी जो विपक्ष में, आज के विपक्ष में, कि हम मिलके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं 1 सीट लड़ूंगा, इससे ज़्यादा नहीं लड़ूंगा, बाकी जगह सब जगह मैं आपकी जाके मदद करूँ। और वो फर्स्ट फेज में है, तो बाकी 6 फेज मिलेंगे मुझे आपकी मदद करने के लिए। तो उनको मेरा जो प्रस्ताव था अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मुझे ना कर दिया। फिर मुझे लगा कि अगर अब मैं इस चुनाव को नहीं लड़ पाया मजबूती से, तो चाहे वोट कितना भी मिले, हार जीत की बात नहीं थी, तो ये हो जाएगा कि मैं लड़ नहीं सकता। और एक सवाल था मेरे ऊपर जब टाइम्स मैगजीन में मेरा नाम आया कि भाई 100 इमर्जिंग लोगों में मेरा नाम है, भारत में से एक आदमी का, तो मुझे उस खुद को साबित भी करना। तो हम जनता के बीच में गए, और मैंने खुद दीप्तिमान भाई 700 से ज़्यादा गांव कवर किए। मैं सुबह 7:30-8 बजे निकलता था,
और रात को 4 बजे, 5 बजे, पौने 6 बजे तक आता था, क्योंकि जो चुनाव का समय था वो रमज़ान का भी समय था, तो वो लोग जागते भी रहते थे। तो ऐसे 700 के लगभग गांव मैंने कवर किए, 1200 के लगभग टोटल गांव हैं। और फिर हमारी टीम ने, जो देश भर से हमारे साथी जो काम कर रहे हैं वो आए, उन्होंने वहाँ मोर्चा संभाला और हमने जनता से जाके यही कहा कि आपने सबको मौका दिया, एक मौका आप हमारे कार्य के आधार पर हमें भी दो। वहाँ 3 राष्ट्रीय पार्टी लड़ रही थी और अलायंस भी लड़ रहे थे, एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस और बीएसपी भी। तो जनता ने हमारी बात को और हमारे संघर्ष को सराहा और हमें वोट दिया। और क्योंकि चुनाव लड़ने में भारतीय राजनीति में आज बहुत पैसों की ज़रूरत है, लोकतंत्र भारत का महंगा हो गया है, तो हम एक वोट और एक नोट मान्यवर काशीराम साहब का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर लड़े। गाँव में जाते थे केतली लेके और लोगों से अपील करते थे कि हमारे चुनाव निशान में वो जो अगर वोट देना चाहते तो नोट भी दें। तो हमारे तेल का खर्चा वहाँ से निकलता था, खूब पैसे भी इकट्ठे हो जाते थे कि पूरे दिन का तेल का खर्चा निकल जाता था। लेकिन जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो वो भी बंद हो गया कि आप ऑनलाइन पैसे तो ले सकते हैं लेकिन कैश नहीं ले सकते, तो वो भी बंद हो गया, तो नुकसान भी हुआ। लेकिन फिर भी देश भर से जो हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के साथी, उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जुटा के मुझे चुनाव लड़ाया। और जब 4 तारीख को परिणाम आया तो, लेकिन चुनाव के जिस दिन चुनाव वोट पड़ गए थे, दूसरे दिन बाद हमने जब पूरा रिसर्च किया तो हमें ये आइडिया था। और आप मेरा बयान अगर सुनेंगे जो मैंने छत्तीसगढ़ में दिया था आपसे 1 महीने पहले, चुनाव के रिजल्ट से लगभग 25-26 दिन पहले, कि हम 1.5 लाख से ज़्यादा वोट से जीते और हम लगभग 1,51,000 से ज़्यादा वोट से जीते। तो हमें जो हमने काउंटिंग की थी वो हमारी टेबल पे थी, और वो टेबल हमारी जो है वो हमारे संघर्ष पे थी और वो सच साबित हुई। तो इस तरह से हम लोग नगीना का चुनाव जीते। आपने बताया कि गठबंधन के लिए आपने इंडिया ब्लॉक से बातचीत की, लेकिन वो एक सीट देने को भी आपको राजी नहीं थे। क्यों नहीं थे? आपको क्या लगता है कि, क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि ये कोई नया गठबंधन नहीं था, आप पहले उनके साथ गठबंधन कर चुके हैं, उपचुनाव लड़ चुके हैं। रामपुर का, खटौली का जो सारा उपचुनाव था वो सपा, आरएलडी और आज़ाद समाज पार्टी ने साथ में वो लड़ा था और आपने सपोर्ट किया था। खटौली की विधानसभा वो जीते भी थे। नगर पंचायत चुनाव भी हम लोग मिलकर लड़े। नगर पंचायत चुनाव भी आप लोग मिलकर लड़े। तो फिर जब लोकसभा का चुनाव आया तो क्यों आपको लगता है कि ये पार्टियां आपके साथ गठबंधन नहीं करना चाहती थी? देखिए, मुझे कहते हैं ना, सच कहने से रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन अगर सच नहीं कहेंगे तो फिर तो खराब हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि कमज़ोर वर्गों में कोई इंडिपेंडेंट वॉइस खड़ी हो। उनको लगता है जो भी खड़ा हो वो उनके सहारे से खड़ा हो या उनके अंडर में, जिससे वो जिस तरह का काम लेना चाहते हैं उस तरह का काम लें, वो उससे आगे ना बढ़े। और इसलिए उनको लगता था कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद खड़ा हो जाएगा तो शायद एक नई तरह की पॉलिटिक्स जन्म लेगी। तो उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप हमारे सिंबल पे लड़ जाओ या आप वो जगह बदल के कहीं और लड़ जाओ। तो मैंने उनसे मना कर दिया कि भाई, ना मैं किसी के सिंबल पे लड़ूंगा, ना मैं अपनी जगह छोड़ूंगा। क्योंकि एक सीनियर जर्नलिस्ट है यहाँ, उन्होंने मुझे एक दिन एक बात सिखाई थी फ़ोन पे ही, मेरे मित्र हैं, कि भाई देखो, हर नेता की अपनी एक जगह होती है जहाँ वो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी हारता नहीं। तो अगर आप लंबी राजनीति करना चाहते हो तो अपनी ज़मीन तैयार करो, चाहे आपको 20,000 वोट मिले, लेकिन आप लड़ो वहीं जहाँ आपका मन कहता है। तो फिर पार्टी को मैंने बताया तो पार्टी ने कहा कि आप नगीना ही लड़ो। तो फिर मैंने नगीना तय किया। और मुझे यही लगता है कि भाई, उनको ऐसा लगता था कि भाई अगर चंद्रशेखर खड़े हो गए इंडिपेंडेंट रूप से तो फिर शायद वो आप पे रोके नहीं रुकेंगे, तो इसलिए इनको स्वतंत्र ना होने दो। तो कांग्रेस के लोग कहते थे हमारे सिंबल पर लड़ लो, और समाजवादी के लोग कहते थे हमारे सिंबल पर लड़ लो। और मैं कह रहा था कि मेरा नाम आज़ाद है, मुझे आप आज़ादी के साथ ही लड़ने दो। तो उस पर स्वीकार नहीं हुए तो बात खत्म हो गई। आपने कहा कि एक ज़मीन तय करनी ज़रूरी है। Yes. और आपने उसके लिए नगीना जो है, आपकी पार्टी ने बोला कि नगीना विधानसभा चुनना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई एक तरह का राजनीतिक सिंबोलिज्म भी है? क्योंकि कभी मायावती इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ती थी, जब बिजनौर से लड़ती थी डिलिमिटेशन से पहले, नगीना का काफ़ी हिस्सा जो है वो बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में हुआ करता था और वहाँ से मायावती जीती भी। तो इसका एक कई लोगों का कहना है कि इसका एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो क्या ये कहीं था आपके दिमाग में वहाँ से लड़ने के लिए? सब कुछ ही था। ये भी साबित करना था कि कमज़ोर वर्ग किसी की बपोती नहीं।
और जैसे कहा जाता है कि वो उन्हीं के पार्टी के साथ हैं, इन्हीं के झंडे के नीचे, तो ये भी साबित करना था। दूसरा, वहाँ की हिस्ट्री बड़ी अच्छी है, उन्होंने देश को बड़े बड़े नेता दिए, और वहाँ का जब मैंने जाके देखा तो वो गरीब क्षेत्र जरूर है, क्योंकि सभी लोग पार्टियों ने उनके साथ धोखा किया, उनसे वोट लिए और उनको अकेले छोड़ दिया, उनकी कभी मदद नहीं की। वो बाढ़ से भी ग्रसित है, वो बेरोजगारी से भी ग्रसित है, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं है, वहाँ अच्छे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक भी हायर सेंटर नहीं है मेडिकल उसमें एरिया में, और वहाँ बहुत कुछ नहीं है वहाँ। फिर भी वहाँ के लोग बड़े स्वाभिमानी हैं और वो संघर्ष करने वाले लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी धरती है, वहाँ के लोग पंजाब में भी हैं, रोज़गार के तलाश में जाते हैं, वो हरियाणा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, तेलंगाना में भी हैं, बहुत सारे स्टेट में हैं, तो वो चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए, और क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, बहन जी वहाँ लड़ी हैं, मीरा कुमार जी वहाँ लड़ी हैं, रामविलास पासवान जी वहाँ लड़े हैं, तो एक मजबूत धरती है वो, और वहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो इसलिए भी पार्टी ने उसको स्वीकार किया कि उसी जगह पे लड़ा जाए। इसी कमरे में आज से 5 साल पहले बैठकर आपने खुद पर चुटकी लेते हुए एक बात कही थी कि भाई मेरे जैसे नाकारे की जो है वो पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं है, और मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता बन के ही रहूँगा, और मैं दूसरों को तैयार करूँगा कि वो सामने आए और युवा सामने आए और वो इलेक्शन लड़े। तो इन 5 सालों में ऐसा क्या गुजरा, ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपने ये डिसाइड किया कि न सिर्फ मुझे, उस वक्त आपकी पार्टी भी नहीं थी, सिर्फ भीम आर्मी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी है और मुझे खुद चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा? देखिए, जो आपने कहा वो सत्य है। हुआ ये कि जेल से तो मैं आ गया था, और संघर्ष का रास्ता मैंने छोड़ा नहीं। मैं दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ, जिसको मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, मैं जेल गया। फिर एनआरसी का आंदोलन हुआ, उसमें भी मैं जेल गया। इसी बीच यूपी गवर्नमेंट मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट चली गई, और एज ए लॉयर मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि अगर मेरी बेल कैंसिल हो जाएगी तो जब तक मुकदमा चलेगा तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा। मैं आपको उसकी घटना भी याद दिलाता हूँ। अजय कुमार टहनी जो हैं, जो हार गए इस बार चुनाव, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, तो फिर वो जेल चले गए, फिर उनको बेल हो गई, तो फिर उनकी बेल कैंसिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए किसान, तो उनकी बेल कैंसिल हो गई, तो फिर उनको सरेंडर करना पड़ा एक सिविल से, और जब तक वो मुकदमा चलेगा तब तक वो जेल से ही जो है उसको मुकदमे को जो भी कंडीशन हो। तो मैंने देखा कि भाई ये सरकार तो बाहर भी काम नहीं करने दे रही है, तो अब अगर हमने ज़्यादा दिन तक सामाजिक मूवमेंट के जरिए ही काम को आगे बढ़ाया तो हो सकता है कि हमें इसका कोई खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़े और हमारी एनर्जी का समाज को फ़ायदा ना मिल पाए। एक बड़ा सवाल ये भी था कि इस बीच में मैंने कई बार बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भी बात करने का प्रयास किया कि हम मिलकर काम कर लेते, क्योंकि मैंने देखा कि जब भीम आर्मी के लोग संघर्ष करते थे और उनके साथ पुलिस कोई अमानवीय व्यवहार करती थी, यानी कि मारपीट करना, झूठे मुकदमे लगाना, जेल भेजना या और भी कई तरह के प्रयास, तो कोई पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी होती। सब लोग उनसे हाथ छिपाते थे, मुंह भी छिपाते थे, हाथ भी छिपाते थे और दूर रहने का प्रयास करते थे। तब मुझे लगा कि जब सारे संघर्ष हमें ही करने हैं तो क्यों ना लोगों से बात की जाए जो लोग काम कर रहे हैं, कि चलो अब जब सड़कों का संघर्ष हमें करना है तो सदन में भी उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो संघर्ष कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर की उस बात को याद करते हुए कि रानी का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो राजा वो बनेगा जो बैलेट से तैयार होगा, जिसको जनता वोट देगी। तो फिर 2020 में, क्योंकि आपको अगर याद हो, जब मैं एनआरसी में गिरफ्तार हुआ तो पुलिस ने मेरे ऊपर एलिगेशन ये लगाया कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, और मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया, मैंने सिर्फ संविधान की प्रिम्बल पढ़ी थी जामा मस्जिद पर। फिर मुझे लगा कि अब इससे बुरा क्या होगा कि आप कोई अपराध भी ना करो और पुलिस आपको उठा के जेल में डालती रहे। तो मैंने सोचा कि राजनीति में आने के बाद शायद जो है इस तरह की प्रक्रिया रुक जाए, रुकी भी। तो इसलिए हमने अपने साथियों से विचार किया, तो राजनीतिक दल बनाया, और राजनीतिक दल के जरिए, क्योंकि जो समस्या हम हल करना चाहते हैं वो बिना ताकत के नहीं हो सकती, ताकत सत्ता में है,
तो जब हम चुनाव ही लड़ेंगे तो सत्ता में कैसे आएंगे? जब सत्ता में नहीं आएंगे तो लोगों का भला कैसे करेंगे? अभी हम जैसे किसी के साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ तो उसकी जाके मदद करते हैं, लेकिन अगर हम सत्ता में आ जाते हैं तो हम इन जुल्म को रोक सकते हैं। तो अभी हम लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, या जो अन्याय हुआ है जैसे 69 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, पुलिस, तो हम सड़कों पर चिल्लाते हैं, लेकिन अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम पॉलिसी बनाने वाले हो जाएंगे, रोजगार देने वाले हो जाएंगे। तो जब वोट का हथियार हम पे, वोट के रूप में हथियार हम पे, तो हम इस हथियार का प्रयोग क्यों ना करें? फिर काशीराम साहब की भी थ्योरी है कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, जिंदा लोग रुकने नहीं देते, तो मिशन भी चलता रहना चाहिए। तो इसलिए हमने महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने पार्टी बनाई, काशीराम साहब ने पार्टी बनाई, जब उनको मौका नहीं मिला RPI में, तो अब काशीराम साहब के शिष्य होने के नाते हमने फिर अपना दल बनाया कि भाई अब हम इस दल के सहारे अपनी बात को कहेंगे। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। परमिशन नहीं मिलती थी प्रोग्राम करने की, आप कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, आखिरी दिन पे वो परमिशन नहीं देते थे, तो ऐसा लगता जैसे हम इस देश में रह के हैं हो ही ना, हमें कोई अधिकार ही ना हो, हमारे कोई मौलिक अधिकार ही ना हो। तो फिर हमें लगा कि राजनीतिक दल के जरिए परमिशन मिलेगी और अपनी बात कहने की आसानी भी होगी। जब अपनी बात नहीं करें लोग जागरूक कैसे होंगे? तो इस तरह से सफ़र शुरू हुआ और आज ये सफ़र एक अंजाम की तरफ, एक मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी पहली शुरुआत नगीना से। आपने मेरे पास 2 सवाल है। एक तो पिछले हफ्ते मैंने नोटिस किया है, एक बार पूरा ओपोजिशन ने वॉकआउट किया था, आप खुद अकेले बैठ रहे थे। आप क्या है, कौन सा साइड में है? वो इश्यू बेस्ड है, तो आप ऐसे मौका आएगा कि आप बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे? देखिए, काशीराम साहब कहते जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, और जिनसे समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। मैं आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, शायद आपकी यहाँ छपने के बाद उस पर कुछ प्रतिक्रिया आए, लेकिन तब तीर निकल चुका होगा। मैं जब पार्लियामेंट में गया तो जैसे आपने कहा कि आपने मुझे वहाँ देखा बैठे हुए, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा लाइन है, अगर आपने देखी तो मैं एक्स्ट्रा लाइन में बैठा, क्योंकि मैं नया आदमी हूँ, मुझे जानकारी इतनी नहीं है। मैं झूठ कह दूँ कि भाई मैं बहुत, मुझे जिस जगह में गया नहीं, मुझे क्या जानकारी होगी। तो मैंने सोचा कि ये जो साथी हमारे हैं, जो विपक्ष अपने आप को कह रहे हैं, तो ये मुझसे कहेंगे कि भाई आप भी हमारे साथ आके बैठे, आप भी हमारे साथी हो, आप भी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, चलो ठीक है, चुनाव खत्म हो गया, अब हम साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन 3 दिन वहाँ बैठे रहने के बाद ही मैंने महसूस किया कि इस बात की किसी को फर्क नहीं पड़ रही कि चंद्रशेखर वहाँ बैठे। फिर स्पीकर का इलेक्शन था, तो मुझे कांग्रेस के एक बड़े नेता का फोन आया कि आपको स्पीकर के इलेक्शन में हमारी मदद करनी। तो मैंने ठीक है, मगर आप पहले एक बार मुझसे बैठ के बात कर लेना, मैं चाहूँगा कि सुबह आप मेरे साथ बैठे। और मैं अपना वही सवाल उनसे पूछता कि भाई ठीक है, तो मदद ही चाहिए या आगे भी कोई बात आगे बढ़नी? फिर उन्होंने डिवीजन की मांग ही नहीं की, तो डिवीजन की मांग नहीं की तो वोटिंग नहीं हुई, वोटिंग नहीं हुई तो बात खत्म हो गई। नेताजी अपने रास्ते चले गए, मैं अपने रास्ते चला गया। इतना सच कोई बोलता नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते, इसलिए सच बोलते हैं। तो फिर हमने तय किया कि अब हम ना राइट है ना लेफ्ट है, हम बहुजन है, तो अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, अकेले रहेंगे तो अपनी बात के साथ खड़े रहेंगे। अगर कोई गलत होगा तो उसका विरोध दर्ज कराएंगे, और अगर कोई अच्छी बात होगी तो उसको सुन के समझ के फिर अपना फैसला लेंगे। तो इसलिए हम सदन से वर्कआउट नहीं करें, क्योंकि हम भेड़ नहीं है कि किसी के पीछे पीछे जाएंगे। हम बहुत सारे करोड़ों लोगों की उम्मीद है, हम अपनी पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन हमारे लोगों के हम नेता हैं। तो अगर हम किसी के पीछे चलेंगे तो उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ होगी। इसलिए हम बैठे, अगर कोई भविष्य में कोई बात करेगा तो सह सम्मान बात करेंगे। इसलिए हमने कहा कि अब हम किसी के घर नहीं जाने वाले कि आप हमसे अलायंस कर लो, क्योंकि अब जनता ने हम पे भरोसा दिखा के बता दिया कि अगर चंद्रशेखर अच्छा काम करते हैं तो उनकी पार्टी को आने वाले समय में अवसर मिलेगा। तो फिर जब जनता हमारे साथ है तो हमें किसी के पीछे क्यों खड़ा होना? तो मुद्दों की बात है, जब कोई मुद्दा ऐसा आएगा तब उस पर अपनी बात रखेंगे। जो कुछ गलत होता है, शायद विपक्ष इतना कठोर होकर नहीं बोला होगा जितना हमने बोला, जितने इश्यू पे हमने बोला, पूरा विपक्ष नहीं बोला होगा। धर्म की राजनीति हम करते नहीं, तो हमने धर्म पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन हमने आस्था पे भाजपा सवाल पूछा कि आपने गुरु घर क्यों नहीं बनवाया अब तक, वादा करके, पंजाब में प्राइम मिनिस्टर वादा करके आए। तो इसलिए हम बहुजन हैं और अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो ना इधर है ना इधर। ठीक है, दूसरा सवाल हम ये तो हमारी जानकारी के लिए भी पूछ रहे हैं, ये यूपी में बीजेपी को क्या हो गया? बीजेपी का नेताओं से जब बात करें या अलग नेताओं से बात करें तो ये एक चीज़ बोलते हैं कि सारा
दलित वोट गया, इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, संविधान के ऊपर जो भी खड़े कर दिया प्रतिपक्ष ने, उस पर थोड़ा एक नेता बोल रहे थे सुनामी जैसे आ गया कि सिर्फ जो लोग अपना पाव अपने धरती पे था बस वो लोग बच गए, बाकी सब उड़ गया। तो आपको यही था इश्यू, ये जो संविधान के ऊपर जो विपक्ष ने क्या बोला, विपक्ष ने जो भी एक्यूजेशन इनके खिलाफ उठाया था, इज दैट द रीजन, और ऐसा और कुछ रीजन है कि बीजेपी को इतना बड़ा सेटबैक हो गया यूपी में? देखिए, पिछले 2 साल से हम लोग लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारा जो काम है वो वैचारिक काम। उस वैचारिक काम के जरिए हमने एक बहुत बड़ा जो है संगठन डेवलप किया है, जिलों में, विधानसभाओं में, बूथ में, सेक्टर में, और ये मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा। तो वो जो वोट है जो हमने तैयार किया है, उसको जो डायरेक्शन हमने दी, उसके आधार पे एक बहुत बड़ा समाज जो है शिफ्ट हुआ। अब इसका उदाहरण समझिए कि नगीना हम खुद लड़े तो कोई वोट किसी पे शिफ्ट नहीं हुआ, और डुमरियागंज हमने आखिरी समय में तय किया कि एक सीट और लड़ानी है, क्योंकि मीडिया हम पे आरोप लगाता है, या मीडिया हो सकता है कि उसके मन में कुछ और चिंता हो, तो वो कहता है कि चंद्रशेखर का जो वो है उनकी पार्टी का, वो पश्चिम में है। बार बार आप कभी सुनो, मैं तो सुनता रहता हूँ कि पश्चिम के चंद्रशेखर आजाद, पश्चिम के नेता, पश्चिम में इनका ग्राफ है, पश्चिम में इनकी पकड़ है। तो इसलिए हमने बिल्कुल जो नेपाल बॉर्डर है, सिद्धार्थनगर जिला जहाँ भगवान बुद्ध पैदा हुए, वहाँ डुमरियागंज में हमने अपना प्रत्याशी लड़ा, और अंत समय में लड़ा है, जब तक लोग मन बना चुके थे इधर या इधर। तो वहाँ हमें 81,000 वोट मिले और बहुजन समाज पार्टी को 35,000 वोट मिले, और वो सीट बीजेपी जीती लगभग 40,000 वोट से, 40-42,000 वोट से, और कांग्रेस, ये अलायंस उस सीट को हार गया। तो वहाँ भी वोट शिफ्ट नहीं हुआ। तो आप ये सोचिए, पिछली बार भी वहाँ अलायंस का प्रत्याशी हारा था, पिछली बार वो बसपा के पास थी। तो जो वोट हमने बहुजन समाज का तैयार किया है, वही वोट जब हम नहीं लड़े तो बाकी 78 सीटों पर शिफ्ट हुआ है। अगर हम सभी जगह लड़ते और इतना इतना वोट ले जाते तो उत्तर प्रदेश के परिणाम वही होते जो 2014 में हुए थे। तो हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाया, क्योंकि जो माहौल था वो इस तरह का बना हुआ था कि समाज में एक चिंता पैदा हो गई थी। हम भी लगातार इस बात को कह रहे थे, और जिस तरह का हमने देखा पार्लियामेंट में जो हुआ, इतने मेंबर्स को जो है सस्पेंड करके, और जिस तरह से भारतीय दंड संहिता और कानून जो है पारित हुए, और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सबने देखा। तो लोगों से कुछ छिपा हुआ नहीं था, जनता में आक्रोश था। और मैंने फिर कहा कि चुनाव ही जनता लड़ी, क्योंकि जिस समय चुनाव डिक्लेयर हुआ उसके बाद जितना समय था, उस समय में तो आप 200 गांव में नहीं जा सकते हो जनता के बीच। तो जनता ने मन बनाया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही जो है सोच को सबक सिखाना है, क्योंकि उनके नेता बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे, 400 पार सीटें आ जाएंगी। तो जनता ने कहा ठीक है, क्योंकि भारत की जनता भारतीय संविधान से बहुत प्रेम करती है, क्योंकि यही संविधान सबको बराबर का अधिकार और आज़ादी देता है, अवसर देता है। तो जनता ने फिर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए वोट किया। इसके विपरीत जब अब उपचुनाव आएगा तो आप देखना ये सारे दल यही होंगे, और आज़ाद समाज पार्टी भी यही होंगी। आप देखना कि आज़ाद समाज पार्टी की परफॉर्मेंस इन सभी दलों से अच्छी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि 2018 में जब आप यहीं बैठे हुए थे, तो उस वक्त आपने एक वक्तव्य दिया था, जो कि मैं अभी कोट करता हूँ। आपने कहा था कि ये मंदिर बनाकर तो दिखाएं, फिर संविधान समर्थक बताएंगे तुम्हें कि कैसे चलेगा ये देश। आपने ये भी कहा कि ये लोग संविधान बदल देंगे, और जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं हम उनको बदल देंगे। क्या दलित समाज में ये जो, अगर हम सुर्खियां देखें तो उसमें ये संविधान वाली बात जो है ये चुनाव के समय आई, और उसके बाद फिर इसकी काफ़ी बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये जब 2018 में आप ये कह रहे थे, तो क्या दलित समाज में उस वक्त से इस चीज़ का भय व्याप्त था? 2018 से नहीं, 2014 से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और जिस तरह से हमने देखा कि लेटरल एंट्रियाँ हुई, जिस तरह से निजीकरण हुआ,
तो संविधान जो अवसर देता है उन अवसरों को ही आपने वंचित वर्गों के लिए लगभग ख़त्म कर दिया। तो ये चिंता तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को का जो कैडर बेस है, जो उनकी जो थिंक टैंक है आरएसएस, उसकी सोच तो लंबे समय से रही है। पहले दिन से उन्होंने संविधान को स्वीकार नहीं किया। आज वो भले ही कुछ भी कहें, समय के साथ बदलाव होता है और बदलना पड़ेगा, जब क्योंकि आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा वर्ग संविधान के समर्थन में खड़ा है। तो कभी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी संविधान के समर्थन में थी नहीं। अब तो बदली बदली सी भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी वही हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, अपर कास्ट ओरिएंटेड भारतीय जनता पार्टी में हम बैकवर्ड के लीडर भी हैं, हारने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, और आज अपनी आइडेंटिटी को भी बैकवर्ड के लोग वहाँ कह पा रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे बदलाव किए। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ये भय तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सत्ता में आने से ही बन गया था, और यही भय था जिसकी वजह से 2019 का अलायंस हुआ उत्तर प्रदेश में। वो अलग है कि वो अलायंस परवान नहीं चढ़ पाया, क्योंकि राजनीति में उतने सक्रिय उस समय नहीं थे, और बहन जी ने एक ऑर्डर अपने यहाँ से दे दिया था अलायंस के साथ ही, जबकि हमने अलायंस का समर्थन किया कि भीम आर्मी का कोई भी जो वर्कर है, लीडर है, वो हमारे मंच पे नहीं आएगा। इवन अगर आपको याद हो कि सहारनपुर में उनकी रैली हुई फर्स्ट, और वहाँ मेरे पोस्टर दिखाए गए, तो उन्होंने उसका बहुत बड़ा विरोध भी दर्ज कराया, मेरठ में भी। तो हमारे लोगों ने कहा ठीक है, मैंने उनसे कहा कि वोट ही तो देनी, क्या जरूरत है मंच पर जाने की। तो हम उस तरह से सक्रिय नहीं थे, लेकिन हम अपना काम तो लगातार कर ही रहे थे। तो इसी तरह से मैं मानता हूं कि ये भय 2014 शुरू हुआ, और 2024 उसकी अति थी कि उस अति ने एक सामूहिक रूप से एक ऐसा जो है विचार विकसित किया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना ही पड़ेगा। और अयोध्या उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारती है, या बनारस में प्राइम मिनिस्टर इतने कम वोट से जीतते हैं, या टीवी सीरियल के राम जो है मेरठ में बहुत कम वोट से जीतते हैं, तो आप समझिए कि धर्म के आधार पर आगे राजनीति में कामयाब होना आसान काम उत्तर प्रदेश में नहीं। इसी बार वो सारी बातें विपक्ष ने बोली जो माननीय काशीराम साहब 40 साल पहले बोला करते थे। जैसे आपने विपक्ष की पार्टियों के नेताओं के मुंह से सुना कि भाई मीडिया में आपके लोग कितने हैं, बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग। ये भी सवाल आया कि ब्यूरोक्रेसी में कितने हैं, जुडिशरी में कितने हैं। ये सारे सवाल आए जिसको काशीराम साहब अपने भाषण में कोट करते थे, और ये कहते जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। उस तरह से नहीं कह पाए, कॉपी हो जाता। उन्होंने कहा जिसकी इतनी आबादी उतना हक। तो आप समझिए कि ये वही आइडियोलॉजिकल वो थी, लेगेसी थी, या वो जो है उसको जो है कंटिन्यू करने की एक चलन था, जिसने जो है विपक्ष को कामयाब किया। और ये आप तब इसको समझिए कि 93 में राम मंदिर की लहर में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिमट जाती है, तो ये बिल्कुल कुछ उसके आसपास ही है। तो उस समय काशीराम साहब विचार के आधार पर लीड कर रहे थे। भले इन दलों ने हमें मदद नहीं की, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, और उसके परिणाम धरातल पर है। मैंने कहा भी, मीडिया के साथियों से भी कहा कि विपक्ष का एक साथी खड़ा होकर बताए कि क्या वो बिना अम्बेडकरवादियों के वोट के जीता है क्या। अगर कोई विपक्ष का एक साथी ऐसा हो, किसी भी लोकसभा जीता हुआ, तो हाथ खड़ा करके बताए। तो शायद किसी के अंदर हिम्मत नहीं बन पाई कि वो जवाब दे सके, क्योंकि पर्दे के पीछे तो सभी लोगों ने मदद मांगी हमसे। सामने भले ही कोई देने की इच्छा रखते, लेकिन मदद तो सबने मांगी है, और हमने की भी है मदद। और हमारे यहाँ का कोई साथी आपके यहाँ आएगा पश्चिम का, इधर का पूछ लेना आप कि मदद की है नहीं की है। तो दो मेरे छोटे से प्रश्न है। एक तो राजनीतिक प्रश्न है। जब आप देखते हैं अम्बेडकरवादी राजनीति को, या माननीय काशीराम जी की राजनीति को, तो जब बसपा उत्तर प्रदेश में चढ़नी शुरू हुई 1990 के आसपास, और 2007 में वो एकदम अपने पीक पे पहुंच गई, जब लग रहा था कि अब यूपी से बाहर भी एक्सपेंशन होगा। उसके बाद धीरे धीरे ग्राफ नीचे आया, और अब लोकप्रियता बहन जी की काफी कम दिखाई दे रही है, चाहे 9.5% वोट है। एक तो मैं जानना चाहूंगा कि आपके विश्लेषण में ऐसा क्यों हुआ, कहाँ बसपा गलत गई? और इससे जुड़ा हुआ ये इसी सवाल के अंदर है कि आपका जब राइज होना शुरू हुआ 2017 से, हमने आपका नाम सुनना शुरू किया, तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि बसपा जैसा प्लेटफॉर्म जब था, तो आप में और उनमें एक अलायंस या सेम पार्टी की समझदारी बनती? क्या उसमें आपके कुछ उनसे डिफरेंसेस थे, या उनको आपसे कुछ दिक्कत थी? तो ये मेरा पहला सवाल है। अगर ये छोटा सवाल है तो बड़ा सवाल कैसा होगा बताओ। इनका नाम ही वैसे, ये तो बिल्कुल विकास जैसा ही जो नहीं हो रहा है देश में।
तो अब आपका सवाल ये है कि 2007 में बीएसपी अपने उरोज पे थे। ये बात आपने गलत कही कि ऐसा लगा था कि बाहर दूसरे स्टेटों में भी उनका उभार होगा, जबकि उनका उभार तो 90 के दशक से ही दूसरे स्टेटों में हो गया था। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, जम्मू एंड कश्मीर तब इकट्ठा था, दिल्ली हो, बिहार हो, तो उनका जो है उनका क्षेत्र तो पहले से ही बहुत बढ़ गया था। बाद में बिहार के साथ जुड़ा झारखंड भी, पलामू जीते वो लोग, पार्लियामेंट भी, हरियाणा भी जीते, अमन कुमार नागराज जी अम्बाला। तो उत्तर भारत में तो उनका पहले से ग्राफ उनका 2099, 2000, 2003 बढ़ गया था, लेकिन 2007 के बाद तो खत्म होना शुरू हुआ। मैं इसके लिए, हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, मगर मैं मानता हूं किसी भी आंदोलन की ताकत उसके विचार होते हैं। जब विचारों में बदलाव होता है तो फिर कैडर में भी बदलाव होता है। तो 2006 में माननीय काशीराम साहब का अंकुश था। 2006 से पहले जब काशीराम साहब चले गए तो बहुत कुछ बदलाव हुआ। बीएसपी जब सत्ता में आई, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी जाति धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने क्या अपने लोगों को अपलिफ्ट किया, उनको अवसर दिए। जैसे उन्होंने एक पॉलिसी लाई, वो ठेकेदारी में रिजर्वेशन, तो उससे नए ठेकेदार पैदा हुए तो हमारे यहाँ भी सक्षम लोग, साधन संसाधन वाले लोग तैयार हुए, राजनीतिक रूप से उनकी मदद करने वाला एक बड़ा तबका तैयार हुआ। लेकिन 2007 में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बड़ी विश्वास से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े थे कि भाई इस दल के जरिए हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनके विश्वास में कहीं ना कहीं ठेस पहुंची। और बहुत सारे कारण लीडरशिप को पता होगा, क्योंकि मैं बीएसपी की लीडरशिप नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उनके ऊपर सवाल उठाना और उन्होंने पॉलिसी क्यों बदली और आज वो किस हालत में है, उसके लिए 101% जिम्मेदार उनकी लीडरशिप है, उनका संगठन है, मैं नहीं। और मैं उन पर अगर कोई भी टिप्पणी करूँ, ऐसी मेरी हैसियत भी नहीं, क्योंकि माननीय बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। राजनीतिक रूप से हम अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उनके जितना संघर्ष करके और इतनी बड़ी राजनीतिक उसको संभालना कोई आसान काम नहीं है, वो भी एक महिला के लिए, महिला, और वो भी वंचित वर्ग की महिला, शेड्यूल कास्ट की महिला। तो उनके बारे में टिप्पणी करने का मुझे नैतिक कोई अधिकार नहीं, इसलिए मैं उन पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आपके सवाल पे हाथ ही जोड़ सकता हूँ। अच्छा, एक जैसे भारत की जनता मोदी जी से हाथ जोड़, जी। सर अब तो छोड़ दो जी, बहुत छोटा सा एक सवाल अभी अपने लिए। जी। आपने आजाद समाज पार्टी की बात की, मैं आपका सवाल छोटा था ना, इसलिए उसको और कर दिया। तो आपने कहा कि हम क्यों नहीं मिल पाए। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने पब्लिकली लेटर सबसे आखिरी में लिखा, इसलिए लिखा कि सब लोग जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी इच्छा हुई कि भाई अब इसको आप सार्वजनिक करो, क्योंकि कल कौन आपसे भरोसा करेगा कि आपने प्रयास किया। मैंने कॉल किए, मैंने सब कुछ किया, मैंने मिलने आने के लिए वो किया, तो उनके यहाँ से कभी मुझे समय नहीं मिला अब तक कि भाई मैं मिलने आ जाऊँ। मैंने जितनी बार उनकी तरफ से कॉल है, वो जितनी बार मुझे लगा कि हालात ऐसे हैं, तो मैंने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी जैसा दल जो भारत की राजनीति में एक चमकता सूर्य था, वो कभी कमजोर ना पड़े। मैं उस नाम से और उस निशान से, दोनों से प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे पिता बामसेब के मेंबर थे। उन्होंने नौकरी की तो अपनी मेहनत की कमाई से बीएसपी को अपलिफ्ट करने के लिए, बस बीएसपी को मजबूत करने के लिए अपनी मेहनत, हमारे हिस्से का पैसा दिया बीएसपी, क्योंकि वो हमारे हिस्से का पैसा था जो उन्होंने आंदोलन के लिए दिया, पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर। काशीराम साहब की बात से सहमत हो, तो इसलिए मैंने प्रयास किया, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई प्रयास नहीं हुआ मुझे नीचा दिखाने के अलावा। और नीचा दिखाने के लिए वो किस हद तक गए ये भी किसी से छिपा नहीं, ये भी सर्वविदित है। मैंने जितनी बार उनको परिवार के रूप में सम्मान किया, तभी उन्होंने मेरे ऊपर अपराधी, तमाम तरह के इस तरह के एलिगेशन लगा के, और मैं जेल रहा, सब कुछ रहा, कभी उन्होंने मेरा कभी समर्थन नहीं किया। मैं मौत जैसे हालात में चला गया, और तो और इससे बुरा क्या होगा कि जब मेरे ऊपर गोली चली और मैं जीवन और मौत के बीच में था, तब भी एक सिंगल लाइन उनके पास मेरे लिए नहीं थी। जिन दलों के विरोधी बता के वो और उनके साथ खिलाफ लड़ने की बात करती हैं,
उनके लिए उनके पास समय होता है, उन पर उनको स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, उनके मंगल कामना, लेकिन इस बेटे के लिए उनके पास एक शब्द नहीं था। ये क्यों नहीं था? अगर राजनीति में व्यावहारिकता इतनी खत्म हो गई है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, एक बहुत छोटा काम, एक जानकारी मैं आपको देता हूँ। जब उनके पिताजी की डेथ हुई तो मेरे मन में इच्छा थी कि मैं उनके घर जाऊं, लेकिन मेरे मन में भय भी था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वहां किसी तरह के अपमान का सामना करना पड़े, विरोध का सामना करना पड़े। इस वजह से मैं चाह के भी, अपनी इच्छा मन में रख के भी, मैं उनके घर से 10 किलोमीटर दूर से वापस लौट आया, जा नहीं पाया कि कभी ऐसा ना हो कि मुझे इस तरह के विरोध का सामना करना पड़े कि हमारे अंदर, हमारे साथ जो आपस में जो वो है, वो खाई और बड़ी हो जाए, जो विवाद है वो खाई के रूप में बन जाए। क्योंकि आदमी, अब हम स्वाभिमान के लिए तो जीते हैं, फिर भी मैं अपनी मिस्टेक ही मानूंगा कि मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं गया, इसलिए मैं इस पर खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, मेरे मन में कोई छल नहीं है। क्योंकि अगर मैं किसी सुख सुविधा के लिए राजनीति करता तो फिर मैं, अब भी इस बार भी मेरे पास अवसर थे, जहाँ बिना चुनाव लड़े लोग मिनिस्टर बने हैं, वहाँ मैं चुनाव लड़के और जीत कर मिनिस्टर बन सकता था। तो मैंने मिनिस्ट्री को और तमाम चीज़ों के लिए राजनीति स्वीकार नहीं की। मैंने अपने लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था स्वीकार की है, और अपने महापुरुषों की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए। इसलिए मैंने ईमानदार से प्रयास किया। मैं फेल हो गया, शायद मेरे अंदर कुछ कमी रही। बहुत एक छोटा सा सवाल कि ये हाथरस में अभी बहुत लोग मारे गए, वो भोले बाबा वाला वो है मैटर, उसमें आप किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? और इस तरह के सोशल फिनोमिनन को, जैसे भोले बाबा की पॉपुलैरिटी थी, आप कैसे देखते हैं? सच तो ये है कि मैंने वो नाम ही पहली बार उस दिन सुना। आप जब उसको चेक करोगे ना, तो मैं पहला आदमी था जिसने उस पर ट्वीट किया, क्योंकि सदन चल रहा था और मैं पानी पीने के लिए आया था। और जब मैं पानी पीने के लिए आया, तभी मुझे किसी ने वो भेजा हुआ था कि भाई ऐसी घटना है, इतने लोगों की जान चलेगी। पता नहीं किस न्यूज़ चैनल का वो था स्क्रीनशॉट। तो मैंने तत्काल उस पर अपनी ट्वीट किया, और मैंने एक कांग्रेस पार्टी के लीडर मेरे साथ वहीं बाहर थे, मैंने उनको बताया, या उन्होंने मुझे बताया, मगर मैंने उनसे कहा कि मेरी जानकारी में, मैं पहले इस पर अपनी बात रख चुका। और मैंने कोशिश भी की कि नेता सदन को भी इस बात की जानकारी दे दी जाए कि एक बहुत बड़ी घटना हमारे यहाँ घट गई थी। क्योंकि अब संसदीय मर्यादा है, वो अपनी बात रख रहे थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर अपनी बात रख रहे थे, तो इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर मैं साइलेंट होकर बैठ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं मुजफ्फरनगर गया था, वहाँ शुक्रताल में सदगुरु रविदास जी महाराज की गुरु गद्दी, वहाँ भी इतनी भीड़ थी, लेकिन प्रशासन के 20 लोग नहीं थे। तो फर्स्ट फेलियर तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि कोरोना काल में उनके यहाँ इतने लोग जुटते हैं और अब कोरोना काल भी नहीं है, तो उसने क्या व्यवस्था की? क्या वो किसी बाबा के भरोसे या उसकी आर्मी के भरोसे इतना बड़ा आयोजन छोड़ देगा? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार तो उनकी है। तो सबसे बड़ा फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन का है, फिर फेलियर पुलिस का है और सरकार का है, जो आंख बंद करके ऐसे बाबाओं को परमिशन दे रही है कि वो भीड़ जुटाएं और उसके लिए व्यवस्था भी ना करें। और फिर भाई देखो, ऐसा है, ये बात बहुत दूर तक जाएगी, तीर जैसा लगेगा। सच ये है कि इस देश में जो गरीब लोग हैं और वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन में व्यवस्था के कारण बहुत सारी परेशानियां हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वहाँ माथा टेक कर, चरण धूल लेकर या चरण अमृत पीकर उनकी परेशानियों का हल कर किया जाता है। क्योंकि टीवी पे हम दिन में 5-6 घंटे यही देखते हैं, किसी बाबा के चमत्कार से या किसी और चीज़ को के आगे मत झुकाने के लिए। जो मार्केट में चीज़ बिक रही है 200, 250, 400, 500 रुपए की, उसको घर में लाने से चमत्कार हो जाते हैं, धन आ जाता है। इस वजह से लोग जो है भक्ति में हैं, बेचारे अपनी पीड़ा खत्म करने के लिए गए थे, परमानेंट खत्म हो गए। ये है भारतीय व्यवस्था का सच। तो सच ये है कि मैंने ये बात पार्लियामेंट में इसी बात से शुरू किया था कि 14 अगस्त को हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, 16 अगस्त को हम लोग आज़ादी में थे। लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, और धन धरती राजपाट में बंटवारा ना होने कारण, संसाधन बंटवारा ना होने कारण, जो गरीब था गरीब रह गए, जो अमीर था अमीर रह गए। 14 अगस्त को जिसके पास 100 रुपए थे, 16 अगस्त को उसके पास 100 ही रुपए थे। 100 में से कम हुए होंगे, 1000 नहीं हुए होंगे। जिसके पास 1 गज जमीन नहीं थी, उसके पास 1 गज जमीन नहीं आई 16 तारीख को।
संविधान के आने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तब बदलाव होने शुरू हुए। तो जो लोग व्यवस्था के आधार पर, जो व्यवस्था इस देश में थी आज़ादी से पहले, जिस तरह के धर्म ग्रंथों के आधार पर देश चलता था और उस सामाजिक व्यवस्था का पालन गरीबों को, वंचित वर्ग के लोग करना पड़ता था, उन परेशानियों का सामना करना पड़ता था जो आज भी दिखती हैं। मटकी छूने पे, मूछें रखने पे, घोड़ी बैठने पे हत्या, कपड़े अच्छे पहनने पे आज भी जो है अपमानित करना, ये जो आज भी देखने को मिलता है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, ये आज का नहीं है, सदियों का है। और ये इसको सही ठहराया जाता था। पहले विधवा विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह होते थे, सती प्रथा थी, हमारे यहाँ सबको देखा देश ने। तो वो जो व्यवस्थाएं थी उनमें जो जकड़ा हुआ समाज था, वो गांव में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अपमानित हुआ, हत्या कर दी गई। आवाज़ उठाने से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए शहरों में आ गया। शहरों में आके हमारे बड़े बड़े लोगों की कॉलोनियों के बाहर, नालों के ऊपर बस गया, रेलवे की पटरियों के आसपास बस गया, जंगलों में बस गया। और फिर आज 50-60 साल बाद जब विकसित हो गया है, शहर बड़ा हो गया है, उन पटरियों पर बसे लोग जिन पर आज़ादी से पहले कुछ नहीं था, जिनकी जिम्मेदारी थी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, बाबा साहब ने भी इस बात को कोट किया जब संविधान सौंपा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, राजनीति में समानता आ जाएगी, लेकिन जब तक देश से सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं होगी तब तक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बनेगा। और आज भी ऐसा ही है। मैं इसको स्पष्ट भी कर सकता हूँ कि पैसे चाहिए बहुत लड़ने के लिए, गरीब का बेटा नहीं लड़ सकता चुनाव, छोटा हो या बड़ा, हर जगह नीचे लेके ऊपर तक पैसा चलता है। पत्रकार भी ऐड मांगते हैं 1.5 लाख रुपए का, ये देना पड़ेगा तब जाके चलेगा। तो 1.5 लाख रुपए जिस पर नहीं है, कहाँ से लड़ लेगा चुनाव? तो इसलिए बाबा साहब ने इस बात चिंता जाहिर की, और हुआ भी वही। जो लोग राज व्यवस्था में काबिज थे, आजादी से पहले काबिज थे, वही लोग लोकतंत्र पे काबिज हो गए। तो जो हादसे पे जो लोग हैं उन पे क्या मिला? किसी को अभी थोड़े बहुत लोगों को जमीन वमीन मिल गई है, जिनको नहीं मिली वो शहरों में आके बसे उत्पीड़न के डर से, या सताए हुए लोग, हत्या, रेप, तमाम तरह की परेशानी भागे। अब सरकार कहती है कि अवैध है, इन पे कागज जमीन नहीं है तो इनको हट निकालो। सरकार का बसाना होता, उजाड़ना नहीं होता। तो आज कहाँ, जिन पे कुछ नहीं था उनको क्या मिला? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सच ये है कि अभी तो हमें बहुत सारे और कांटे चुभने हैं हमें, और जब कांटे चुभेंगे तब हमारे लोगों को समझ आएगा कि इस व्यवस्था से निकलने का एक ही तरीका है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लो, किसी के पिछले मत बनो, अपना नेता तैयार करो, अपनी पार्टी तैयार करो, उनको जो वोट दे के सत्ता में लाओ, बहुसंख्यक बनाओ और उनसे पॉलिसी के जरिए अपने आप को आगे बढ़ाओ। ये है कड़वा सच। आपने शुरू में कहा कि ये वंचित तबके के लोगों को आज़ाद नेता बनने नहीं देना चाहते, बाकी लोग जो आपने अपने अनुभव से बताया। मेरा ख्याल है 1983 में शायद चमचा युग लिखी थी ना कांशीराम जी ने, वही बात उन्होंने लिखी थी। इतने वर्षों के दलित मूवमेंट के बाद, इतने वर्षों तक बीएसपी इतनी प्रभावशाली भूमिका में रही, इतने सारे दलित लीडर्स इमर्ज किए, तो आपको क्या लगता है 1983 में और 2024 का जो भारत है उसमें इस समाज की वैसी ही स्थिति है या कुछ उसका प्रभाव, बदलाव कहीं और दिखाई पड़ता है? उसका प्रभाव हम बैठे तो नहीं, लेकिन आपने ही बोला कि ऐसा नहीं होने दे रहे थे लोग। कौन? मैं आज के समय की बात कर रहा हूँ, शायद आप मेरी बात समझे नहीं। मैंने ये चिंता जाहिर की आज के अलायंस पे कि उनको ऐसा लगता है कि स्वतंत्र राजनीति नहीं खड़ी होनी चाहिए उनकी। मैंने तब पर नहीं, उनका प्रभाव तो चंद्रशेखर जैसे लोग हैं। संगठन बनाने की आज़ादी, संगठन चलाने की आज़ादी हमने किससे सीखी? इस देश में आज बीजेपी कहती है उन पर पन्ना प्रमुख है, लेकिन बूथ का जो है ये पूरा जो वो बना के लाया, बूथ तक का स्ट्रक्चर बनाने की जो पॉलिसी किसने बनाई? ये माननीय काशीराम साहब की पॉलिसी। ये जो नारे आज विपक्ष ले रहा है ये किसके नारे हैं? ये माननीय काशीराम साहब के नारे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ वो जो प्रयास था उसी का कारण तो आज है कि चंद्रशेखर जो है। लेकिन अब एक बदलाव ये है कि अब हमें जीरो से शुरू नहीं करना पड़ रहा है। हर बार ऐसा हुआ कि बाबा साहब का काम जहाँ रुका उसके बाद 10, 12, 15 साल लगे दोबारा से काम को शुरू होने में, और इस बीच में समाज अलग अलग पार्टियों के साथ जाकर चिपक गए। फिर जब 2006 में काशीराम साहब चले गए तो 2006 से अब देखिए कितना समय हो गया। मैंने बीएसपी को कमजोर नहीं किया, क्योंकि मैं इस बार भी 2 ही सीटें लड़ा ना। 78 पे तो बीएसपी लड़ी यूपी में, तो वो नहीं जीत पाई, इसके लिए मैं दोषी नहीं। देश भर में इतने बड़ा उनके संगठन है, सब कुछ है, मैं जहाँ लड़ता हूँ मेरे ऊपर बेचारे आरोप लगा देते हैं कि भाई चंद्रशेखर ने हरवा दिए, तो मैं तो लड़ा ही नहीं इस बार कहीं। तो आप अपने उस पर पीछे चले गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका जो चीज़ निर्माण होती है भाई, वो उसका अंत भी होता है। तो एक बड़ा वृक्ष बना, लंबे समय तक उसने समाज को सींचा, समाज ने उसको सींचा, बाद में उसने समाज को छांव दी, फल दिए, फूल दिए, संरक्षण दिया, लेकिन अब वो वृक्ष सूख गया है।
अब उससे समाज का हित नहीं हो रहा है। तो समाज भी अब बेवकूफ़ नहीं रहा है, समाज चीज़ों को समझने लगा है कि कौन सा दल क्या काम कर रहा है, उसका क्या प्रभाव हो रहा है। इसलिए बीएसपी जो काशीराम साहब ने जो दल बनाया, उसने जितने, देखो उसी दल को सींचना चाहते थे, लेकिन हमें तो साइडलाइन कर दिया गया, जैसे आरपीआई से काशीराम साहब कर दिया गया था। तो फिर काशीराम साहब ने क्या किया, वो दिल्ली आए, दिल्ली आके उन्होंने यहाँ नगर पालिका के चुनाव लड़ाए दिल्ली में आके। तो 25 लोग अपनी जेब से पैसे देके, वो सब जमान जब्त हो गए। तो काशीराम रुके थोड़ा ही, काशीराम साहब फिर चल पड़े, लोगों को समझाना शुरू किया। तो देखो इतना बड़ा दल बनाया, कहीं प्रदेश की सत्ता अपने हाथ से बनाई और बिगाड़ दी, कहीं स्टेट सेंटर की सत्ता भी गिरा दी। राजीव गांधी जी की सरकार गिराई, तो राजीव गांधी जाके उनसे पूछा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जब दल बनता है और क्योंकि आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, जो लोग आज इस बार गए हैं अलायंस के साथ, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, इसलिए बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते, तो इसलिए वो इनके साथ गए, अलायंस के साथ। अब वो वापस अपने आंदोलन में, जब उनका आंदोलन आ गया बेचारे, तो वापस आ जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा बल पैदा किया, लेकिन अभी समाज को वो सब सुविधाएं और अधिकार और सम्मान की जिंदगी नहीं मिली है जिसकी जरूरत आज के समय में है। तो एक बात आपने विकास जी के सवाल पर की कि 2006 के बाद बीएसपी में आइडियोलॉजिकल भटकाव आया थोड़ा सा। हम यूपी के ही हैं, तो वहाँ हम देख रहे थे 93 में जो 85% वाली बात थी काशीराम जी की, शायद 93 में ठीक से लागू हुई और बाकी लोग बाहर हो गए। लेकिन उसके बाद वो ऐसा अलगाव पैदा हुआ कि बीएसपी की अपनी लिमिट्स थी और सपा की अपनी लिमिट्स थी, दोनों पावर में आ नहीं सकते थे। बीएसपी ने उसके लिए, उस लिमिट को तोड़ने के लिए ब्राह्मणों का साथ लिया और मुलायम सिंह जी ने बाकी वर्गों में, थोड़ा ठाकुरों में काम किया, दोनों ने अपना विस्तार किया, तब जाकर वो पावर में पहुंचे। तो क्या आपको लगता है कि 2007 में ये जो एक्सपेरिमेंट किया मायावती जी ने, वो बीएसपी के अंत की शुरुआत थी आपके हिसाब से? क्योंकि आपका इशारा शायद उसी तरफ है। नहीं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन आपने विकास जी के सवाल पर वही बोला था कि मैंने कहा वो मेरा मत है। तो आप मत और थोड़ा बता दीजिए सर, हम लोगों को पता। आप चाहते हैं सुबह मेरे साथ झगड़ा हो जाए? देखिए, मैंने यही सीखा कि जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन एक चीज और, शुरू में आपने कहा बिजनौर छोड़कर बहुत सारे लोग भाग गए, वहाँ से मीरा कुमार जी लड़ी, वहाँ से रामविलास पासवान जी लड़े, वहाँ से मायावती जी पहली बार एमपी बनी, और जहाँ तक मुझे ध्यान है वहाँ एक चौधरी गिरधारी लाल जी बड़े पुराने नेता होते थे, जो शायद एक बार मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे 60s में। तो इतने बड़े बड़े नेताओं की धरती बिजनौर, जहाँ कॉर्पोरेट में इतने बड़े लोग हैं, शायद टाइम्स ऑफ इंडिया के ओनर वहीं के हैं, शायद शांति भूषण जी बड़े वकील वहीं पर पैदा हुए। तो ये ऐसे जिले का अगर डेवलपमेंट इतने वर्षों में आजादी के बाद नहीं हो पाया जो आप कह रहे हैं, तो बाकी यूपी का क्या हाल होगा? तो मैं थोड़ा ये नेताओं का डेवलपमेंट जो रोल है उस पर ही मेरे मन में सवाल पैदा हो रहा है कि कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, मैं जब चुनाव की तैयारी में गया तो मेरे साथ एक साथी थे, हमारे मीडिया प्रभारी थे। शाम को मैंने उनको अच्छी तरह छोड़ा सुबह, और मैं अपने कमरे पे चला गया। सुबह मेरे पास खबर आई कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, रात में लेट नाइट। मगर मुझे उन्होंने मना किया आप सुबह आना। जब से गोली लगी है तब से हम लोग थोड़ा सतर्कता बरतने लगे हैं, एकदम से नहीं भागते। तो जब मैं सुबह गया तो उसके परिवार के लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझसे बहुत तकलीफ में कहा कि भैया हमारे यहाँ एक भी हायर सेंटर नहीं है, अगर हमारा एक भी हायर सेंटर होता तो आज ये, सलीम था उनका नाम, सलीम सिद्दीकी, वो आज हमारे बीच में होते नेटोर। कि इतना हम इनको धामपुर लेके गए, उसी बीच में वो इस दुनिया से चले गए। ये एक बड़ा उदाहरण है कि इतने बड़े बड़े नेता उस क्षेत्र ने दिए और वहाँ एक भी हायर सेंटर नहीं, वहाँ कोई भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जो नौजवानों को रोजगार मिल जाए। और मैं इसको इस तरह भी समझता हूँ, देखिए मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र है, जो ताकत में बैठे लोग हैं उन्होंने ये षड्यंत्र किया है। ये आपके सवाल से अलग है, लेकिन आपको सुन के अच्छा लगेगा, और आपको क्या सभी को सुन के अच्छा लगेगा। और कुछ जानकारी इसमें मैं भाई से भी ले लूँगा। इस बार ओवरऑल पोलिंग परसेंटेज कितना हुआ पार्लियामेंट के इलेक्शन में? 64 के आसपास। और एनडीए को कितने परसेंट वोट मिला?
बीजेपी को 36। 36। ठीक है। और विपक्ष को इंडिया अलायंस को इंडिया अलायंस का जनाब इंडिया अलायंस का कांग्रेस कांग्रेस को 23 था। 21, कांग्रेस 21। टोटल। टोटल 30 ठीक है, चलो यहीं रोक देते हैं, बस यहीं रोक देते हैं। 36% वोट लेके एनडीए ने गवर्नमेंट फॉर्म की, ठीक। और 36% लोगों ने वोट नहीं किया। जितने परसेंट वोट लेके सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, जो सेंटर की पॉलिसियां बनाएगी, उतने परसेंट लोग वोट नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग वोट करते तो परिणाम कुछ भी हो सकते थे। तो इसका मतलब मैं इसको जब आसानी से समझने का प्रयास करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि जानबूझकर ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार को खत्म किया गया और इस तरह की व्यवस्था की गई कि रोजगार करने के लिए, पेट पालने के लिए कहीं और दूर जाना पड़े, और जो गरीब व्यक्ति रोजगार के लिए दूर जाएगा वो चुनाव में वोट डालने नहीं आएगा। अगर जिले में रोजगार आ जाए और आदमी अपने जिले में रहे परिवार के साथ और वोट का प्रयोग करे, 98, 99, 90, 95, 94, 80-85% पोलिंग हो, तो शायद 40, 45 या 46, 48% वोट लेके सरकार बनेगी। तो हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव हो जाए। तो ये जो वोट कहा जाता है कि भाई कौन सा तबका देता है, कौन सा देता है, ये वो लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए लाखों की संख्या में अपने जिलों से बाहर रहते हैं। तो मुझे एक ये कॉरपोरेट सेक्टर की और सत्ता में बैठे लोगों की साजिश से नजर आती है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में या जिलों में उस तरह का विकास नहीं किया जहां से लोग जो हैं वहीं के वहीं स्थिर हो जाते। तो मैं जहां से मैं लड़का हूँ बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ कोई स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ बाढ़ की समस्या है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, मैंने आपसे बताया, वहाँ मील जो है समय पे पैसा नहीं देती है, वहाँ कोई पर्यटन का क्षेत्र नहीं है, जबकि वहाँ रामगंगा है और बराबर में गंगा भी है। तो जानबूझ के उस क्षेत्र को कमज़ोर किया गया है कि वहाँ के लोग जो हैं वो आगे ना बढ़ पाए। तो इसके लिए सब लोग दोषी हैं और मैं किसी एक आदमी को इसका दोष नहीं देना चाहता। हर नेता ने जिसने वहाँ से वोट लिया और वो पावर में आया और फिर उसने काम नहीं किया, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना काम कर सकते हैं ये आप और मैं सब बेहतर जानते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप स्टेट में आ जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, फिर भी आप नहीं करते तो फिर ये आपकी गलती है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में कहा कि उस ज़मीन को मुझे तैयार करना है अपने लिए, ज़िंदगी भर के लिए। तो मैं अगर उसको कमज़ोर छोड़ूंगा तो फिर ये धोखा होगा, और धोखा करना मैंने सीखा नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा जो काम वो नहीं कर पाए वो काम चंद्रशेखर आजाद के जरिए पूरा हो। संजय जी, आपका एनआरसी सीए प्रोटेस्ट में भाग लेना, जमा मस्जिद में पहुंच जाना, उस टाइम पे ऐसा एक परसेप्शन बन रहा था कि एक नया दलित मुस्लिम अलायंस की शुरुआत है। तो आप मुस्लिम पॉलिटिक्स को इंडिया में कैसे देखते हैं और क्या रोल उसमें आप अदा करना चाहेंगे, या उस रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरह का भय नेताओं ने उनके आसपास क्रिएट कर दिया है, और वो एक ऐसा वोट है जो सिर्फ एक ही उस पर पॉलिसी पे वोट कर रहा है कि बीजेपी को हराना है, बहुत लंबे समय से, जब से मैं राजनीति को देख रहा हूँ। मुझसे पहले क्या होता था मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। जब से मैंने समझना स्टार्ट किया तो मुझे यही समझ आया कि उनका एक ही वो है, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। कहीं अपवाद के तौर पे अगर कोई फेस ही ऐसा हो जहां उसको वोट देकर उनको लगता है बीजेपी भी हार सकती है, शायद वो वोट करते हैं, वरना उनके बुनियादी मुद्दों पे कोई पार्टी चर्चा करने को तैयार नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है, रिपोर्ट मैंने नहीं बनाई, कि दलितों से भी बुरी हालात मुसलमानों की है, लेकिन शायद उस पर कभी चर्चा, मैं इस बार कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट में उस पर चर्चा हो। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अभी तक वो राजनीतिक रूप से, जैसे आपने इस बार शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों ने फैसले लिए मुद्दों के आधारित, अभी तक वो मुद्दों के आधार की राजनीति भी नहीं कर पा रहा। उम्मीद है आने वाले समय में जागरूकता बढ़ेगी और वो भी मुद्दा आधारित राजनीति करेंगे, या फिर वो ये समझेंगे कि किस व्यक्ति के जरिए उनको पॉलिसी में लाभ हो सकता है, कौन व्यक्ति उनकी पॉलिसी में मदद करा सकता है। ओवैसी जैसे लीडर्स के साथ कोई अलायंस या ऐसा कुछ आप कभी सोचेंगे या बात हुआ है उनसे? वो पार्लियामेंट में मेरे आसपास ही बैठे रहते हैं, या मैं ये कह दूं कि मैं उनके आसपास बैठा रहता हूं, क्योंकि बात होने का तो ऐसा है कि बात तो होती रहती है,
लेकिन पॉलिटिकल अलायंस एक अलग विषय है, और ये मेरे कंधों पे इसका भार नहीं। मेरे कंधों पे जो काम पार्टी दिया वही है। पार्टी का ये काम कोई और पूरी और टीम है वो देखती है। पार्टी अगर अलायंस करेगी तो वेल एंड गुड, नहीं करेगी सो भी वेल एंड गुड, किसी से और से करेगी तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगी तो भी हमें अपना काम करना है। तो अच्छे हैं ओवैसी जी, अपने लोगों के हितों की बात कहते हैं, और कोई तो है जो कहता है, तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि वो उनसे अलायंस हो सकता है नहीं हो सकता इस पर, क्योंकि अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन मैं उनको ये मानता हूँ कि वो हैं तो एक चर्चा का विषय जो है मुस्लिम्स के विषयों पे बना रहता है। बोलते तो वो सभी पे हैं, खाली मुसलमान पे तो नहीं बोलते हैं, सभी के लिए बोलते हैं। ये एक और सवाल, ये आपने मुझे पहले कहा बीजेपी और आरएसएस हमेशा से संविधान के खिलाफ रहे हैं। पिछले 2 साल में एक राहुल गांधी में एक नया ये सिंबलिज्म देखा है, कांचीराम जी का वो नारा जो आपने बताया था उसका एक रिफाइंड वर्जन, जितना आबादी उतना हक, और आजकल वो रेड कॉन्स्टिट्यूशन बुक लेके घूमते रहते हैं, हर जगह दिखाते हैं, तो इसको आप कैसे देखते? क्या जरूरत है मुझे देखने की, मैं अपने लोगों को देख लूँ वो बहुत है। मेरे लोग बहुत बुरे हालात में हैं सर, मैं उनके लिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि उनको कोई नहीं देख रहा है। तो अच्छा है, बेचारे अच्छा काम करेंगे, जनता उनको समर्थन देगी, तो मैं उनको बेचारे को क्यों देखने लगा। वही है, वैसे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और नेता विपक्ष जो है उनके साथ ने उनको चुना है, वो अपना काम कर रहे हैं, और बाकी जो फैसले करने हैं वो जनता को करने हैं। अभी मगर ये तो आपको समझ आया ना कि ये 40 साल पहले काशीराम साहब वाली बातें दोहराई जा रही हैं, तो वो तो दोहरा रहे हैं, हम तो उसी आइडियोलॉजी पे खड़े हैं, आज भी वहीं खड़े हैं कि ये अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ। जैसे भैया पूछ रहे थे तो मैंने इनसे कहा था कि बीएसपी ने बहुत कुछ बदला, लेकिन अभी जिस चीज़ की जरूरत है वो नहीं हुआ है। क्या अभी सामाजिक आधार पर गैर बराबरी खत्म होगी? क्या आर्थिक आधार पर गैर बराबरी खत्म होगी? तो ये दोनों काम अभी नहीं हुए, इसलिए काशीराम साहब का काम अधूरा है, बाबा साहब का मिशन भी अधूरा है, उसको पूरा करना उनकी संतानों की जिम्मेदारी बैठती है। जो एक अच्छा शिष्य होने के नाते अपने गुरु के रुके हुए काम को पूरा करना चंद्रशेखर आज़ाद और हमारे साथियों की जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं। और अभी वो पूरा नहीं हुआ, वो पूरा तब होगा जब इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी नहीं होगी, समता समानता बंधुत्व और मैत्री का जो है विचार जो है देश में कायम होगा और सब लोग बराबर होंगे। चंद्रशेखर जी, आपने अभी बात करी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम्स के इश्यूज को नहीं उठाती हैं। आपका अभी एक रिसेंट में मैं बयान देख रहा था, आपने नमाज और कावड़ यात्रा के बारे में बात की जो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी चल रहा था। एक बार आप अगर बताएंगे कि आप क्या उसमें कह रहे थे और आपको क्यों लगता है कि विपक्षी पार्टी मुसलमान लोगों के मुद्दे और नमाज वाले इश्यूज पे बात नहीं करती है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष नहीं करता नमाज वाले इशू पे बात। देखो, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले, धर्मनिरपेक्षता के देश में अगर धर्मनिरपेक्षता पे बात नहीं होगी तो फिर कैसे चलेगा? फिर कोई तो गलत है ना। मैंने ये कहा कि हिंदू धर्म की आस्था का हम लोग सम्मान करते हैं, और अभी कावड़ आ गया है। आप में से जिसका मन हो वो आके देखे पश्चिम में हमारे यहाँ आगे कि रोड बंद होता है नहीं होता है। रोड भी ब्लॉक, पहले वन साइड बंद होती है, लेकिन फिर आने वाले 7-8 दिन पूरा ही ब्लॉक होता है और आप जा नहीं सकते। आपको अगर बहुत ज़रूरी भी हो तो आप नहीं जा सकते, पुलिस परमिशन नहीं देगी। कई बार आप बीमार होने के बाद भी समय से नहीं पहुंच पाते, बहुत सारी परेशानी आती, लेकिन क्योंकि उनकी आस्था का सम्मान करते हुए उस पीड़ा को, उस तरह की परेशानियों को भी लोग सहते हैं। और सरकार कावड़ यात्रियों पे फूल बरसाती है, डीएम एसएसपी उनके पैर दबाते हैं, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। फिर वो सरकार सबका साथ सबके विकास की बात भी करती है और कहती है कि हम किसी से गैर बराबरी नहीं करते, किसी का जो है नुकसान नहीं हुआ, किसी के खिलाफ नहीं है। तो अगर सामूहिक रूप से ईद का त्यौहार 2 बार होता है साल में, अगर सामूहिक रूप से नमाज जो कि पढ़ी जाती है, जो सड़क पे नहीं पढ़ी, ईदगाह पढ़ी जाती है, आप उस सामूहिक रूप से नमाज की परमिशन भी नहीं देते हो, उसको भी रोकने का काम करते हो, तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो जाए कि आप धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। तो मैंने अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। और मैंने इसको और डीपली समझाया कि ये जो बेल्ट है पूरी, यहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज को बहुत लोग मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग तो देश दुनिया में हैं। लेकिन अगर आप आज के समय में जाओ, अपने यहाँ शोभा यात्रा निकालना चाहो तो आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जब आप पुलिस के पास जाओगे तो वो कहेंगे कि कोई हम नई परंपरा को परमिशन नहीं दे सकते। तो इसका मतलब जिन गाँव में उस तरह की जो है
स्थिति नहीं थी कि वो शोभा यात्रा निकाल लें या महापुरुषों की जयंती मना लें। तो अगर आज वो मनाना चाहते हैं तो फिर उनकी धार्मिक आस्था क्या, उनके अधिकारों का क्या? तो इसलिए मैंने सवाल खड़ा किया। उदाहरण के तौर पर मैंने बताया कि फिर अगर सम्मान है तो सभी धर्मों का होना चाहिए, अगर आप अपने आप को धर्मनिरपेक्ष सरकार कहते हैं। और फिर आपने जब आपने शपथ ली थी तो आपने तो वादा किया था ना कि विधि के अनुरूप सबके साथ न्याय करेंगे, पक्ष और विपक्ष नहीं देखेंगे, राग द्वेष नहीं रखेंगे। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आप तो अपनी जो शपथ है ओथ है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो जिनका जमीर मर गया उन पर मैं क्या कहूँ भाई? मैं अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूँ, हर कमजोर की आवाज़ मैं उठाऊंगा और कुछ भी गलत होगा उसके खिलाफ बोलूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द लास्ट मैं भी इस दुनिया से जाऊँगा ना। तो कम से कम आग तो मिली रहे अपने आप से कि हमने किसी के साथ धोखा नहीं किया। जिसको भी हमारी ज़रूरत थी, जिसके साथ गलत हुआ, हमने उसकी आवाज़ उठाई। तो हम अपने आप को शर्मिंदा, अपने आप को खुद की नज़रों में शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसलिए सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। तो मैंने सिर्फ अपनी बात कही। सर, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है कि आप अब एमपी बन गए हैं। आपकी एक फ़ोटो भी ट्विटर पे शेयर की जा रही है जिसमें शायद आप एक एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि उस पर आपकी आलोचना की जा रही है कि ये अब बड़े फॉर्चूनर में घूमने वाले और हेलीकॉप्टर में उड़ने वाले नेता हो गए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? साधन नहीं मेरे पास, वरना तो एयरक्राफ्ट मंगाऊं पूरा। क्या बात करते हैं? गवर्नमेंट मुझे जो सुविधाएं मिलेंगी तो प्लेन के कूपन्स मिलते हैं शायद। हाँ। क्या वंचित वर्ग के लोग प्लेन में नहीं बैठ सकते? मोदी जी 8,000 करोड़ के जहाज में चल सकते हैं, तो क्या हम हेलीकॉप्टर में नहीं चल सकते? मेरी पुरानी फोटोएं हैं, जब मैं पप्पू यादव जी के साथ अलायंस में था तो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर अरेंज किया था चुनाव लड़ने के लिए। मैंने कहा ना पैसे लगते हैं। और जब मैं राजस्थान में अलायंस में था तो हनुमान बेनीवाल जी ने अरेंज किया। वो मेरे अपने नहीं है। अगर मैं ट्रेन में बैठ के सफ़र करूँगा तो ट्रेन मेरी नहीं हो जाती भाई। मैं इतने बड़े एयरक्राफ्ट में सफ़र करता हूँ, मेरा नहीं हो जाता है। मैं इतने बड़े होटल में अगर खाना खाने जाता हूँ, मेरा नहीं हो जाता है। तो जिनको मेरी आलोचना करनी है इस बात से तो कर ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा बस चले तो मैं अपने एक एक आदमी को हेलीकॉप्टर खरीदवा दूँ भाई। मेरा बस चले तो एक एक अपने सब साथियों को हेलीकॉप्टर खरीदवा दूँ और सब हेलीकॉप्टर में घूमे, क्या दिक्कत है? लेकिन इस देश में आर्थिक समानता नहीं है। देश की करोड़ों महिलाओं ने हवाई जहाज नहीं देखा अब तक हाथ लगा के। वो जैसे पैदा होती है गरीबी में, ऐसे मर जाती। देश की करोड़ों महिलाओं ने हेलीकॉप्टर बैठ के नहीं देखा, और देश की करोड़ों महिलाओं ने एसी वाले डब्बे में सफर करके नहीं देखा रेलवे के। सर, मैं अब एक राजनीतिक सवाल पूछूंगा। मुझे आप ही की पार्टी के कुछ लोगों ने बताया है कि आप लोग शायद उपचुनाव जो यूपी में 10 सीटों पे होने वाला है उसमें से शायद आप 3 लड़ने की सोच रहे हैं। और गलत सवाल। हाँ? अभी तो हम तय करके कि 10 की 10 लड़ेंगे। हमसे पूछो ना कि कितनी सीटें लड़ेंगे, कितनी लड़ेंगे आप? सोर्स की जरूरत ही नहीं ना। अब तो भाई एक कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है। सभी सीटें लड़ेंगे उपचुनाव। आज ही ये फैसला हुआ है, पार्टी कोर कमेटी की मीटिंग थी, मैं और अमित जी वहीं से अभी लौटे हैं और ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग बाईपोल लड़ेंगे और अपने बलबूते लड़ेंगे। उसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है बॉस। उसको इतनी जबरदस्त तैयारी चल रही है कि एक सीट पे कई दावेदार हैं। जी, मुझे बताया है। तो जो कुछ नहीं बताया वो जान लो कि हम वो उपचुनाव जीतने वाले हैं। इसी बार से ऐसा हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि विपक्ष और सरकार मिलकर हमारे खिलाफ लड़े, क्योंकि ज़मीन पे बहुत मजबूती से काम चल रहा है और बहुत बड़ा बदलाव हुआ इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद। अब लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को आगे बढ़ के लीड करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर लड़ना चाहिए। एक सवाल मैं आपकी पार्टी के बारे में और पूछूंगा कि कुछ लोगों का ये कहना है, मतलब आप ही की पार्टी में, कि अब बहुत सारे नए नेता आपके चुनाव जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं और कुछ लोग थोड़े इनसिक्योर हैं कि अब नए बड़े नेता आ जाएंगे तो जो पहले से मिशन से जुड़े हुए हैं उनको निगलेक्ट ना किया जाए। इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं, ये हमारी पार्टी किसी एक, आप फिर इसको प्रमाणिकता भी करोगे किसने आपसे सवाल कहा है। अगर आप ये बात कहते हो तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आप अपने मुंह की बात कहना चाह रहे हो तो आप कह सकते हो, ये राइट आपको है कि दलों में नए लोग आते हैं तो पुराने लोगों के अमित हमारे शुरुआत के साथी हैं। अब देखिए आज मेरे साथ आपके स्टूडियो में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने पुराने किसी साथी को नहीं छोड़ा। लेकिन मैं आपको कुछ कहता हूँ, हमारे लिए राजनीति सुख सुविधा का अवसर नहीं है।
और हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में घूमने का या उनमें बैठने का शौक हम लोग नहीं रखते। हम राजनीति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भी हमारी बात को कोई जिम्मेदार से नहीं उठाता। हमने सबके भाषण सुने हैं पार्लियामेंट में, जहाँ सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से कि वो बताएं कि इन वर्गों के हालात का जिम्मेदार कौन है, वहाँ एक दूसरे से बड़े हंसी मजाक हो रहे थे। तो उधर से कहता था डरो मत डराओ मत, और दूसरा उधर से कह रहा था मौसी अभी तो पार्टी सांस ले रही है। शोले के डायलॉग सुनाए जा रहे थे। क्या पार्लियामेंट शोले के डायलॉग सुनाने के लिए? आप समझो ना क्या हो रहा है। पक्ष भी आप है विपक्ष भी आप है, तो फिर भाई फिर तो मेरे जैसे लोगों को तेजी से बोलना चाहिए कि हमारे लोग समझ आए। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारी पार्टी में सभी का सम्मान है, और पुराने जो लोग हैं जिन्होंने काम करके यहाँ पे आए, आप आज ही मैं उन सबको एक बड़ी माला जो मैं खुद नहीं पहनता उनको पहना के आया, जितने हमारे कोर कमेटी के लोग थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो ऐसा नहीं होता है, घर के पुराने लोग पुराने ही रहते हैं। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। आपने ये संपत्ति वगैरह की बात की अभी, एक जो पब्लिक परसेप्शन है जो देख के लग रहा है कि मायावती जी को लेकर के जो कुछ हो रहा है पिछले 1-2 साल से, वो बीजेपी की मदद शायद इसलिए ज़्यादा कर पा रही है क्योंकि प्रॉपर्टी उन्होंने ज़्यादा बना रखी और वही अकेले नहीं, सैफई वालों ने 10 साल तक यूपीए सरकार को चुपचाप समर्थन दिया क्योंकि सीबीआई में एक पी पड़ी हुई थी उनकी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी उनके पास भी ऐसा लगता है, मालूम है सबको। मैं ईडी में नहीं। तो ये नहीं सर, मेरा बस एक ये सवाल है सर, कि क्या ये जो SC, ST, OBC के जो नेता होते हैं, इनमें लस्ट बहुत होता है प्रॉपर्टी बनाने का, और इतना बना लेते हैं कि बाद में वो एजेंसियों के लिए बड़ा आसान काम दे देते हैं, और उनकी खुद की ग्रोथ मारी जाती है। जैसे अब मायावती जी के बारे में ये सबको मालूम है, देखिए आपके बगल में जो बैठे हैं ये ईडी को बहुत फॉलो करते हैं। इनको पता है कि कैसे वो सब कर रही है जो इस समय प्रचलित है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहें? थोड़ा सा और आप बात को आगे बढ़ानी चाहिए आपको। दिल्ली वाले लोग भी जेल में हैं, आप उनको क्यों छोड़ दे रहे हैं? वो अलग कारणों से होंगे, लेकिन अलग कारणों, वो भी किसी घोटाले में, पैसे के घोटाले में कुछ ऐसा लगता है। आप अपने जवाब में जोड़ दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सेंटर के पास उन एजेंसियों की पावर है जिनसे वो स्थापित क्षेत्रीय दलों को, और स्पेशली जो वंचित वर्ग के दल हैं उनको, उनके लीडर्स को इधर उधर कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो जिन 2 दलों की बात की, उनके नेताओं की, वो दोनों सेंटर में नहीं आए सरकारों में, दोनों ने बाहर से समर्थन दे के रखा। क्यों दे के रखा ये वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि क्या अखिलेश जी और मायावती जी के पास ही संपत्तियां हैं और किसी दल पे संपत्ति नहीं है? क्या कांग्रेस पे संपत्ति नहीं है? क्या बीजेपी के लोगों पे संपत्ति नहीं है? कोई एक नेता, मैं तो कहता हूं देश के सारे नेताओं की जांच होनी चाहिए, और देश के सारे ब्यूरोक्रेसी में जितने लोग हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। देश के जुडिशरी में जितने जो हैं, चाहे वो हायर जुडिशरी और लोअर, सबकी जांच होनी चाहिए, और जितने क्लास 1 के अफसर सबकी जांच होनी चाहिए। तो मैं गारंटी देता हूं कि देश का सारा कर्ज उतर जाएगा अगर आप ये सब चीज़ें करवा दें। तो इसलिए मुझे उन पर कुछ नहीं कहना। अच्छी बात है, चुनाव लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, पार्टियों को पैसे की ज़रूरत होती है। उन्होंने अवैध तरीके से कमाया है तो आप उन पर कार्रवाई कर दो, और अगर उन्होंने उन पर संपत्ति है तो इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रही बात मेरी, तो मैंने राजनीति में सीख ली है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने हाथ से चला सके। स्वतंत्र रहने के लिए कुछ चीज़ों से को त्यागना पड़ता है। काशीराम साहब को कोई ईडी का डर नहीं दिखा पाया, कोई सीबीआई का डर नहीं दिखा पाया। तो अपनी जो है आवश्यकता सीमित कीजिए, और जिस काम को करना है उसी काम को कीजिए। कुछ समाज को कुछ देने के लिए अपना कुछ खोना पड़ेगा, तो इसलिए अपना कुछ खोने के लिए हम तैयार हैं। और भारत की राजनीति में मैं अकेला, आज के समय में पहला अकेला व्यक्ति हूँ जिसने 4 गोली खाई है, और वो फिर भी जो है किसी दबाव के कारण इधर उधर नहीं हो रहा है, अपनी आइडेंटिटी पे खड़ा, अपने विचार पे खड़ा। लालमणि जी आप पूछना चाहते हैं? अच्छा हाँ सर, मेरा एक सवाल था कि आपने जैसे बोला कि काशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर के जो उन्होंने बोला था कि जो होना चाहिए था, अभी वो बहुत सारे काम अभी बाकी हैं, मगर साथ ही साथ अब BSP जैसा जो पार्टी है, जो मूवमेंट से उठ के आया है, वो अब डिक्लाइन कर गया है।
तो मेरा सवाल ये था कि अब आपको लगता है कि जो बीएसपी का डिक्लाइन है वो उसका क्या इम्पैक्ट होगा बहुजन मूवमेंट के ऊपर? आप अब बोल रहे हैं कि आप एक नए फेस हैं, सब बोल रहे हैं, मीडिया भी बोल रही है, मगर एक अकेलापन या फिर जो मायावती जी जिस पहुंच पे थी अब वो नहीं है, वो एक मूवमेंट नहीं है, तो आपको लगता है कि बहुजन कार्य करने के लिए एक थोड़ा सा अकेलापन और क्या कहते हैं पार्टी जो डिक्लाइन हुई है उसको बहुत इम्पैक्ट होगा? कैसा अकेलापन? पार्लियामेंट वाला? नहीं सर, और बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए तो भाई ये भी दल लाखों लोग मिलकर चला रहे हैं भाई, कोई अकेलापन नहीं है। और अभी बहन जी गाइडेंस के तौर पे हम पे है तो सही। आपको कहानी याद है एकलव्य और दुर्योधन जी वाली? पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में बहुत कुछ है भारत की। तो दुर्योधन जी ने नहीं सिखाया एकलव्य को, लेकिन एकलव्य सीखा ना। और एक ऐसा समय था कि एकलव्य का मुकाबला नहीं किया जा सकता था, तो उसका अंगूठा काटना पड़ा, द्रोणाचार्य। अच्छा, ये ठीक कर दिया ना। देखो हिस्ट्री और भी लोग पढ़े मेरे साथ साथ, मैं सोचा मैं ही पढ़ा। तो द्रोणाचार्य जी ने नहीं सिखाया, तो फिर भी एकलव्य सीखा ना। तो इस डर से कि द्रोणाचार्य ना सिखाया और एकलव्य काम करना छोड़ दे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। और फिर हमेशा टूटने का मतलब बिखराव नहीं होता है। जब अंडा टूटता है तो एक नए जीव का निर्माण भी होता है। तो एक नए, आज के समय के एक नए निर्माण है जिससे समाज का बहुत भला होगा। एक बढ़ा हुआ मनोबल, और जो हर परिस्थिति में समाज के साथ खड़ा है। एक ऐसी नई जो है राजनीति जो 24 घंटे 7 दिन समाज के साथ खड़े होकर उसको आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करें। और इससे एक बल पैदा होगा समाज में, और बिना बढ़े हुए मनोबल के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। सर मैं बस ये पूछ रहा था कि अगर साथ होता, अगर बीएसपी तब भी साथ में होती, आपके साथ नहीं, अगर बीएसपी अभी भी स्ट्रांग होती, तो क्या मूवमेंट और तेजी से आगे बढ़ सकता था? बिल्कुल बढ़ सकता था। अगर बीएसपी मूवमेंट को आगे बढ़ा रही होती और मजबूत होती तो चंद्रशेखर की जरूरत ही क्यों पड़ती? हम विपक्ष नहीं है बीएसपी का, हम विकल्प है। समाज ने हमें विकल्प के तौर पे, उनको 1% वोट देके और हमें 51% वोट देके हमें विकल्प के तौर पे प्रोजेक्ट किया समाज ने। समाज वोट नहीं देता तो क्या हम विकल्प बन पाते? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक पेड़ कमजोर हुआ है तो दूसरा पेड़ तैयार हुआ है, जिसकी छांव में समाज को लंबे समय तक आज़ादी से जीने की आज़ादी लंबे समय तक मिलेगी। चंद्रशेखर जी, आपने कहा कि आप काशीराम जी के अनुयायी है। आप एक बहुत ही छोटा सवाल है कि बहुजन मूवमेंट का फ्यूचर आपकी दृष्टि में अभी क्या है? बहुत सारे राज्यों में बहुत सारा काम है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये जो कुछ राज्य जो है काफी बड़े हैं, पंजाब भी है। तो आपकी दृष्टि क्या है एज अ सांसद, एज अ नेता, इसके बारे में अगर कुछ? ब्राइट फ्यूचर। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी, वो लाइन अब शुरू होगी। उस लाइन को अब वो भी बोलने लगे जो इस डॉक्टर अंबेडकर से भी सहमत नहीं थे, आज वो भी इस बात को बोलने लगे। तो इसका मतलब रास्ता अपनी तरफ चल रहा है, हवा उस तरफ की बहने लगी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ब्राइट फ्यूचर है। और अब जब मेरे जैसा आदमी संघर्ष करने वाला आदमी कामयाब होगा तो बहुत सारे लोगों को रास्ते मिलेंगे जो एक्टिविस्ट हैं, काम कर रहे हैं। अब उनको किसी दल के पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं, वो मेहनत करके आज़ाद समाज पार्टी जुड़ के भी अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। चंद्रशेखर जी, इस बार जो लोकसभा में चुनाव परिणाम आया उसके बाद रूलिंग पार्टी बीजेपी की साइड, अपोजिशन साइड सबने बताया कि जो संविधान को लेके और जो आरक्षण को लेकर जो चिंता थी, उसमें शेड्यूल कास्ट मुस्लिम सबने मिलकर एक साथ अपोजिशन को एसपी कांग्रेस अलायंस को वोट दिया उत्तर प्रदेश में। नगीना में ऐसा क्या हुआ, जबकि लोग जानते थे कि एक अकेला एमपी संविधान को कैसे बचाएगा, पर फिर भी वहाँ पे मुस्लिम, दलित, जाटो सबने मिलके आपको वोट किया, वहाँ पे एसपी कांग्रेस को नहीं वोट किया। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश, बगल का स्टेट छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी लोगों ने बीजेपी को वोट किया, क्योंकि वहाँ SC/ST हैं। ये क्यों हुआ ऐसा? नगीना के लिए तो नगीना की महान जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मेरे पर भरोसा जताया। वोट बहुत कीमती है, करोड़ों रुपए से कीमती होती है वोट। तो ये भरोसा हमने कमाया है मेहनत करके। वहाँ अलायंस के नेता भी गए, वहाँ BSP के नेता भी गए, वहाँ भाजपा के नेता भी गए। उन सब के चेहरे को
पसंद ना करके उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को ताकत दी। ये हमारे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का संघर्ष के कारण ही संभव हो पाया। और बाकी जगह पे जहां मैं नहीं गया उनके लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 2022 के चुनाव में आपने सपा से बात की थी अलायंस के लिए, बट उस समय नहीं हो पाया, तो आपने कहा था कि अखिलेश यादव ने दलितों का अपमान किया है, मेरा अपमान किया है। अभी इस बार बातचीत हुई थी, फिर आपका नहीं बन पाया, आपको सीट नहीं मिली, बट शपथ लेने के बाद जो सबसे पहले नेता थे जिनसे आपने हाथ मिलाया वो अखिलेश यादव थे। जब आप उनसे मिलने गए तो क्या था आपके माइंड में, आपने सबसे पहले अखिलेश यादव से मिलने का? देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने मेरा अपमान किया है। कोई आपके पास ऐसा एविडेंस हो तो दिखाओ। मैंने ये कहा 2022 में जब हमारा अलायंस नहीं हुआ कि उनको दलितों की वोट तो चाहिए, लेकिन वो दलितों को नेतृत्व या हिस्सेदारी नहीं देना चाहते। ये इस बार भी हुआ। क्या उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट नहीं मांगी? क्या उन्होंने प्रार्थना नहीं की कि बीएसपी को वोट देने वाले लोग जो हैं, अब बीएसपी को वोट ना दे वरना भाजपा को फायदा होगा, हमें वोट करें? लेकिन क्या उन्होंने एक सीट के लिए भी हमें हिस्सेदारी देने के लिए क्या वो तैयार थे? तो मेरी बात आज भी तर्कसंगत है। जो मैंने उस समय कहा था वो आज भी लागू होता है। लेकिन क्योंकि मैं उनसे नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई कांग्रेस और समाजवादी से नहीं है, इंडिया अलायंस से नहीं है, तो वहाँ हम लोग सब सांसद हैं और परिस्थिति के हिसाब से कोने पे वही बैठे थे। जब कोई शपथ लेके आता है तो वो सेलिब्रेट करता है, उसको बधाई दी जाती है। तो अगर मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, अलग बात है। उन्होंने हाथ बढ़ाया तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, ये मेरा व्यवहार है। ये मुझे मेरे बड़ों ने यही सिखाया कि आदमी के अंदर संस्कार अच्छे होने चाहिए। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, एक अध्यापक का बेटा हूँ। किसी का अपमान करना या किसी के हाथ को झटक देना, इसको अच्छा नहीं मानता। जिसके साथ हूँ साथ हूँ, जिसके खिलाफ हूँ उसके खिलाफ। तो इसलिए उन्होंने स्वागत किया, मैंने उनका धन्यवाद किया। कोई और उनकी जगह होता, वो स्वागत करता तो उनका भी हाथ पकड़ता। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी गए, उनके एक नेता अरविंद केजरीवाल के चुनाव से पहले अरेस्ट हुए थे, दोबारा अंदर है। उससे पहले इनके सिसोदिया साहब, वो काफी लंबे समय से उनको जेल में हो गया। तो जिस तरह से इस पे कार्रवाई हुई है चुनाव से पहले और उससे पहले सिसोदिया साहब पे, जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई हुई, इसको कैसे देखते हैं? अब भाई कुछ कार्रवाइयाँ तो ऐसी हुई हैं जिन पर जो शक के घेरे में है कि वो राजनीति से प्रेरित हैं। हेमंत सोरेन जी भी अभी बेल पे आए और पुणे चीफ मिनिस्टर बने। इसी तानाशाही की वजह से तो जनता ने भाजपा को सबक सिखाया। और बाकी धुआं वहीं उठता है जहां कुछ होता है। जहां कुछ नहीं होता, वहां जहां आग नहीं लगती वहां धुआं नहीं उठता है। बाकी कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट चीजें तय करेंगे। अब मैं तो किसी को दोषी करार नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं किसी को निर्दोष कह सकता हूँ ना दोषी। ये काम तो कोर्ट का है, कोर्ट ही तय करेंगे। बाकी केजरीवाल जी अच्छे नेता, मैं उनको मेरी मंगल कामना है कि जल्दी बाहर आ जाए, उनकी पार्टी के लोग भी जल्दी बाहर आ जाए तो उनकी पार्टी आगे बढ़े। मैं तो मंगल कामना ही भेंट कर सकता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति कोई गुस्सा तो नहीं है। एज एन एंटी बीजेपी वॉइस, आपका राहुल गांधी जी का जो एड्रेस था पार्लियामेंट में एज लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके बारे में क्या कहते हैं? दोबारा से पूछे। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का एज लीडर ऑफ अपोजिशन जो एड्रेस था पार्लियामेंट में, और आप भी बीजेपी के खिलाफ मतलब जो आवाज आपकी जानी जाती है, तो आपको लगा कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है? आपको क्या लगता है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं था क्या? नहीं, मतलब मेरा कहना था उससे कुछ लोगों में या लोगों में आप ही पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ऑपोजिशन में बना थोड़ा सा कैडर जो है वो देखो भाई, मैं तो विचारधारा का विरोधी हूँ। मुद्दों पे जो मुद्दे जिस तरह के आएंगे उन पर समर्थन है असमर्थन वो तब की बात होगी। लेकिन जो लोग उनके अलायंस में हैं, मैं उनके अलायंस में नहीं, ये बात आपको उनसे पूछनी चाहिए। हमारा मनोबल तो बढ़ा हुआ है, इतना बढ़ा हुआ है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर से भी डिबेट करने कहोगे तो हम उनसे डिबेट कर लेंगे, और पूरे विपक्ष से भी। इसलिए तो हम, आप देखें ना, हम नहीं वर्कआउट किए।
कि एक हम बैठे हैं सब लोगों की तरफ से, अगर पूरा विपक्ष भी चला गया तो हम बैठे हैं, सरकार अगर कोई बात करेगी तो हम सबसे डिबेट कर लेंगे। तो इसलिए हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है। अगर आप इंडिया अलायंस के बारे में पूछ रहे हैं तो ये आप उनको वही आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनका बढ़ा हुआ है नहीं बढ़ा। It's not about your party. As a new MP, whose speech you thought, आप कौन सा भाषा आपको ज्यादा अच्छा लगा कि इनमें से प्रधानमंत्री का या लीडर ऑफ ऑपोजिशन? As a new MP. मैंने दोनों के भाषण को सुना। और दोनों ने अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने एजेंडों पे, अपने अपने विषयों पे बात की, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अच्छा भाषण अपना ही लगा। क्योंकि जब मैंने बाद में आके सुना तो एज ए फर्स्ट टाइम एमपी मैंने अपने बहुत सारे मुद्दों को बहुत कम समय में रखा और मैंने कोशिश की कि कोई हंसी मजाक ना हो के वहाँ बुनियादी मुद्दों पे बात हो, क्योंकि वही एक पटल है जिस पर भाजपा जवाब देती है और कहीं नहीं देती जवाब। प्राइम मिनिस्टर ने जितने इंटरव्यू चुनाव से पहले उस चुनाव के बीच में किए शायद ही 10 साल में किए, और ऐसा लगता है जैसे वो सफाई दे रहे हो कि वो संविधान से, आरक्षण से, कमजोर लोगों से बड़ा प्रेम करते हैं। तो इसलिए मुझे अपना भाषण बहुत अच्छा लगा और मैं इस बात पर खुश हूँ, जो कमी है उसको दूर करूँगा। लेकिन उस दिन ऐसा क्यों लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा स्पीकर भी थोड़ा सा स्ट्रेस से लग रहे थे जब राहुल गांधी भाषण दे? मतलब मुझे हो सकता है आई मे बी रॉन्ग बट आई फेल्ट दैट। शायद अब तक उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं बनी थी। इस बार अपोजिशन मजबूत है क्योंकि इस बार बीजेपी अपने पैरों पे नहीं खड़ी, अपने दम पे सत्ता में नहीं है। हाँ, उनकी एक कुर्सी, एक टांग जो है उनकी कुर्सी की, वो नीतीश जी के हाथ में है और दूसरी नायडू जी के हाथ में है। एक भी न्याय अगर बिगड़ गया तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जनता ने उनके खिलाफ बड़े पैमाने पे वोट किया है, तो उनकी भी संख्या कम नहीं है, तो इस बार मुकाबला लगभग बराबरी का है। एक सवाल और पूछूंगा, मायावती जी जैसे लोकसभा इलेक्शन हो रहे थे तो काफी खुल के नहीं बोल रही बीजेपी के खिलाफ, बोल रही थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि नहीं बोल पा रही है ढंग से। क्या ये सिर्फ एजेंसियों का ही डरते हैं, कुछ और भी? आप जाके पूछ सकते हैं लगन। आपका क्या कहना है? जबरदस्ती कहना मतलब कमाल है भाई, ये उनका फैसला है। मैंने आपको कह दिया, हमारी इतनी बड़ी नेता, वो कुछ जो कर रही है सोच समझ के कर रही होगी। आप मुझसे कहें को कुछ कहलवाना चाहते हैं, आप जबरदस्ती झगड़ा करवाना चाहते हैं। फिर मैं ये कुछ कहूँ, कल वो छपे और उनके लोग मुझे कहें कि देखो हिंदी का बारे में ऐसी बात बोल रहे हैं। भाई मैं कहें को कुछ कहूँ, आपके समझ में कुछ आया नहीं आया? आपको महसूस हुआ कि वो नहीं बोले बीजेपी के खिलाफ? मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप छापो अपनी तरफ से, फिर हमें क्या को बता रहे हैं। आप लिखो एक आर्टिकल इस बात पर, नहीं बोले हमें क्या को बीच में ले रहे। जब आपके दिल को ये बात चुभ रही है तो लिखो, हमारा वर्जन जोड़ने की क्या जरूरत है? चंद्रशेखर जी, हमारी कई बार मुलाकात हुई, जहाँ भी दलित विरोधी घटनाएं होती थी वहां पे आप मुझे मिलते थे कई बार। क्या अब सांसद चंद्रशेखर भी जाएंगे लोगों से मिलने? बहुत बार आपको रोका भी जाता था और आप छुप के और भेस बदल के चले जाते थे, तो क्या अब भी आप ये कंटिन्यू रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ कि सिर्फ मैं दलित घटनाओं पे नहीं जाता। नहीं, हाँ, आप और कम्युनिटीज की भी जो जी हमारी मुलाकात हुई थी। आप सिर्फ दलित घटनाओं पे जाते हैं, आप ये कह रहे हैं। यही ना, मैं जब लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, मैं पहला शख्स था जो वहां गया था 7 घंटे मोटरसाइकिल का सफर करने के बाद। तो आप नहीं गए थे तो आपको नहीं पता? नहीं, मैं वहां था। तो फिर आपको मैं मिला नहीं मिला वहां? जी जी, बट आप आगे आप जाएंगे कि नहीं मेरा ये? मैं तो अभी आया, कल ही छत्तीसगढ़ से देर रात आया। वहां सतनामी समाज के लोगों पे बहुत जुल्म हुआ। मैं कल राज्यपाल जी से मिला और मैंने राज्यपाल जी से भी कहा कि आपकी जो यहाँ की सरकार है ये अच्छा नहीं कर रही।
ऐसा लगता है कि एक माफिया को बचाने के लिए जो जांच चल रही थी, उस जांच से लोगों का ध्यान हटाने के लिए जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया गया। तो मैंने उनसे सीबीआई जांच की मांग की। अगर मुख्यमंत्री चाहते हैं कि न्याय हो, 14 FIR हुई, 153 लोग अरेस्ट हैं। जिसको अरेस्ट किया उसके घर को नहीं पता कौन सी जेल में है। तो इसलिए बहुत चिंता का होता है। एक पत्रकार बंद कर दिया है जो वहां न्यूज कवर करने के लिए गया था, उसका 1.5 साल का बच्चा है। उसकी पत्नी मुझसे आके पूछ रही थी मेरा क्या हुआ। 1-2 महिलाएं आई थी अपने बच्चे को लेके, वो बच्चा को कह रही थी, बच्चा रोज पूछती है कि पापा कब आएंगे। तो मैं क्या जवाब दूं। वो कह रही कि जो जिनसे कर्ज लिया है घर चलाने के लिए, जो काम वो करते हैं, वो कर्ज वाले परेशान करने लगे। तो मैं तो कल भी गया और चुनाव के बाद भी गया, कई जगह पे चुनाव के बीच में भी गया। चुनाव के बीच में रामपुर गया, चुनाव के बीच में कौन सी जगह थी जहां वो गोल मार दिया था वो आदमी, नहीं इधर औरैया के पास में, कानपुर के पास में एक हत्या हुई थी कानपुर के पास में। चुनाव के बीच में गया है? नहीं, यही कानपुर के आसपास ही, वही बता रहा हूँ। औरैया के पास से रास्ता जाता है, वहीं ट्रेन से रुके थे औरैया से जाता है रास्ता। तो मैं तो गया और आगे भी जाने वाला हूँ, और मैं हाथरस भी जाऊंगा क्योंकि आज पार्टी मीटिंग थी और मैं रात लेट आया था, तो इसलिए मैं हाथरस नहीं गया। लेकिन मैं उनको भी रोक रहा हूँ कि भाई ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाओ, रोजगार तो नहीं है तो फिर भी छोटे मोटे रोजगार करो। धर्म की इस भक्ति के चक्कर में आके अपने जीवन को बर्बाद मत करो, इस नशे में आके, और इस उम्मीद से कि कोई जादू टोना किसी का आशीर्वाद आपकी जिंदगी बदल देगा, इस चक्कर में अपने आप को मौत के मुंह में मत ले जाओ। मेरठ भी हो गया है, हाँ, अभी मेरठ गए, दोरडी जहाँ डबल मर्डर हुए, हरिद्वार गए थे, अलीगढ़ गए थे, अभी उस बच्चे की हत्या हुई अलीगढ़ में। तो अभी देखो चुनाव के बाद में 5 जगह चला गया। वो एक्चुअली कुछ और सवाल पूछ रहे थे। पहले जो आप छुपा के मोटरसाइकिल पे बैठ के मुंह पे कपड़ा बांध के निकल जाते थे पुलिस को चकमा देके, अब आप चकमा दे पाएंगे क्या? अब आप सांसद बने। नहीं, चकमा तो दे सकते हैं चकमा तो दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है, हमें जवाब देना पड़ेगा सब चीज़ों का। कोशिश ये करेंगे कि ऐसी स्थिति ना बने, और ऐसी स्थिति बनी अपने लोगों के लिए छिपके भी जाना पड़ा तो जाएंगे, मोटरसाइकिल से भी जाना पड़ा तो जाएंगे, पैदल भी जाना पड़ा तो जाएंगे, लटक कर भी जाना पड़ा तो जाएंगे, और तैरना आता नहीं वरना तैर के जाना पड़ता तो भी जाते। लास्ट 2 सवाल पूछूंगा, अब उसके बाद आप भी घड़ी देख रहे हैं बार बार अपनी। तो एक तो क्या है कि अपोजिशन की तरफ से इलेक्शन के पहले भी सदन में भी इस चीज़ पे बात हुई है, कास्ट सेंसस की डिमांड जो है उसको लेके काफ़ी राजनीति हलचल रही है। आप कास्ट सेंसस की डिमांड को कैसे देखते हैं? होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। आपकी बात बीच में रोक कर कह रहा हूँ, मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू होना जरूरी है, कास्ट सेंसस होना जरूरी है, और निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन की पॉलिसी का लागू होना भी अब बेहद ज़रूरी हो गया, क्योंकि शायद ये देश नहीं जानता, और देश का एक बहुत बड़ा तबका नहीं जानता कि जिन रिजर्वेशन पे जनता SC ST OBC के लोग गाली खाते हैं, वो रिजर्वेशन 2% जो उसमें है, 98% प्राइवेट सेक्टर है, और 2% में भी EWS भी अब जुड़ गया है 10%, और वो भी अभी तक सभी 4th से लेकर क्लास 1 तक पूरा नहीं हुआ है। उसमें भी लेटरल एंट्री भी होने लगी है, संविदा और ठेकेदारी भी है, और देश में यही बदला है कि आज भी सीवर में लोग मरते हैं और हमारी माएँ गांव में सर पर मैला उठाती है। यही बदला है आज़ादी के 75 साल बाद। इसी की लड़ाई हम लोग पार्लियामेंट में लड़ने के लिए गए कि अब तो बदलना चाहिए। जिन पे ज़मीन नहीं थी वो गांव से छिट पिट के, मैंने बताया था कि वो शहर में आके बस गए, रेलवे लाइन के बराबर में, नालों के ऊपर, आज उनसे वो खाली कराए जा रहे हैं ये कह के कि अवैध है। उनका वोट वैध है लेकिन वो अवैध है। कच्ची कॉलोनियां पक्की करने का वादा किया था आम आदमी पार्टी और केंद्र की सरकार ने। मीडिया को एक रिपोर्ट छापनी चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस तो छाप सकता है,
कि कितनी कॉलोनियाँ पक्की हुई और कितने लोग पे अपनी घर आ गए हैं दिल्ली में। लास्ट सवाल, उसके बाद हम ये ख़त्म करेंगे। कांशीराम कई बार जो है वो भी चुटकी लेकर और कई बार गर्व से भी कहते थे कि हाँ मैं अवसरवादी हूँ, और मैं अवसरवादी इसलिए हूँ क्योंकि मेरे लोगों को अवसर नहीं मिला है। और उसको लेकर उन्होंने ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसके साथ गठबंधन नहीं किया, सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, इसके साथ गठबंधन करके उसकी सरकार गिराई, उसके साथ गठबंधन करके इसकी सरकार गिराई, उन्होंने सारे गठबंधन किए। क्या भविष्य में अपने बहुजन समाज के हित के लिए आपको लगे कि मुझे भाजपा से समझौता करना है तो आप करेंगे? तो फिर मैं वही जवाब दूंगा जो मैंने मीडिया के साथी को दिया था कि अगर वो मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे तो भी मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ वो पद देते हैं, पावर नहीं देते। और जब पावर आपके पास नहीं होगी तो आप अपने लोगों का कोई भला नहीं कर सकते। व्यक्तिगत अगर मुझे अपने बारे में सोचना है और मैं अपने लिए कुछ चाहता हूँ, मेरी कुछ इच्छा और मैं इस वजह से कहीं जाना चाहता हूँ, तो ये बुरा है। फिर मैं अपने लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा करूँगा और मैं वो धोखा करने के लिए राजनीति नहीं करता हूँ। अगर भाजपा इतनी अच्छी होती तो इस बार जनता उनको सबक नहीं सिखाती।